स्कूल में ड्राइंग अच्छी थी, ड्राइंग्स बना के जिस बच्चे की अच्छी नहीं थी उसको बेचना शुरू की और उसको बोला कि वो घर जाके अपनी अम्मी को दिखाता था। उसकी अम्मी उसको 50 रुपये देती थी, वो मुझे उसमें से 10 रुपये दे देता था। तो मैंने कहा आप एक काम करें, आप ये 2000 भी मत दें मुझे, आप सिर्फ हर महीने मुझे इनमें से किसी एक क्लाइंट से मीटिंग करवा दें। फ्रीलांसिंग देखिए मेरी नज़र में एक आइडियोलॉजी या एक वे ऑफ लाइफ है। जॉब मार्केट आपको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से एक स्लेवरी में डालती है ना, किराए का फौजी। हाँ। 4 स्किल्स तो मैं हर किसी को बताता हूँ कि ये 4 स्किल्स आपने सीखनी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आज के टाइम की जो डिजिटल मार्केटिंग अभी हम देख रहे हैं जिसमें मल्टीपल फील्ड्स आ चुकी हैं, अब इसके बाद विद द हेल्प ऑफ एआई अब ये एवोल्यूशन और तेज़ होने वाली है। ये क्रिप्टो की तरह या NFT की तरह इट्स नॉट अ पर्टिकुलर फील्ड, इट्स a way of आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। Yes, AI एक टूल है, AI is not a skill। इवन चाइना की अगर बात करें, बहुत सारी इंडस्ट्री ने तो अब पूरे क्लिक फार्म्स बना लिए हैं अपने वेयर हाउसेज में। कैसे बंदा ई-कॉमर्स की तरफ आए, कैसे स्टार्ट ले, सबसे पहला कदम, फर्स्ट स्टेप ई-कॉमर्स में? पहले 4 कदम वही वाले ले ले, पहले वाले जो मैंने बताया कि अगर एक बिजनेसमैन ने एक बिजनेस बना लिया और उसके लिए वो चीज़ वर्क कर गई तो ये गारंटीड नहीं है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ एक अच्छा टीचर भी होगा और वो आपको एक्सप्लेन भी कर सके कि आपने कैसे बनाना। टीचिंग एक स्किल है। 15-16 साल का भी तो वो बच्चे ही है यार। अच्छा, उसे नहीं सिखाया कुछ भी? मैं बताता हूँ यार, उसको सिखाए नहीं, ड्राइंग्स बेचते रहे उसको सिखाए नहीं। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ, उसको खिलाएं। सुबह उठ के वो बैट नहीं बनाता, बैट के पैसे लिख दें 10 रुपये, बेटा बैट बनाओगे तो डे इवनिंग। ये तो आपने उसको बिल्कुल लेबर वाली जहनियत नहीं दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। डायरेक्शन पॉडकास्ट हाफिज़ अहमद के साथ एक बार फिर आपके सामने एक नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। आज हमारे गेस्ट हसन मीर साहब, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, और पैफला जो कि फ्रीलांसर की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, उसके आप कराची चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाएँ और एजुकेशनल स्टूडियो में हमारे एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आपसे वैसे अब तक जो डिस्कशन रही बहुत अच्छी रही, अब ऑन कैमरा डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं वो भी बहुत अच्छी, प्रोडक्टिव और सीखने के लिए होगी इंशाल्लाह। तो सर, गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना चाहूँगा, आपकी अपनी जर्नी, आपका अपना जो कैरियर है उसके बारे में थोड़ा बताएं। कहाँ से स्टार्ट लिया, फिर फ्रीलांसिंग की तरफ कैसे आए, और फिर आगे कैसे रास्ते बने, कहाँ तक पहुँचे, और आगे का क्या प्लान कर रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, करियर जर्नी की जब हम बात करते हैं ना, तो नॉर्मली लोग बात करते हैं अच्छा जब आपने पढ़ाई कर ली थी उसके बाद आपने जॉब पहली कैसे की, लेकिन मेरा करियर शुरू होता है उससे बहुत पहले से। अच्छा। लाइक स्कूल लाइफ से। सही। कि स्कूल लाइफ में ही जब देखा कि यार बाकी बच्चे महंगे लंच खा रहे हैं और मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, तो क्या करना चाहिए। तो वहीं से स्कूल में ड्राइंग अच्छी थी, ड्राइंग्स बना के जिस बच्चे की अच्छी नहीं थी उसको बेचना शुरू की और उसको बोला कि वो घर जाके अपनी अम्मी को दिखाता था। उसकी अम्मी उसको 50 रुपये देती थी, वो मुझे उसमें से 10 रुपये दे देता था। तो यहाँ से ही समझे वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और सोल्यूशन का दौर शुरू हुआ कि प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरे पास पैसे कम है, प्रॉब्लम ये है कि मैं कमाऊँ कैसे। अच्छा। तो उसके बाद फिर वन आफ्टर अनदर जहाँ पे भी मुझे लगा कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करने की कोशिश की। एंड देन इवन पढ़ाई के टाइम पे भी जहाँ जो अपॉर्चुनिटी रेज हुई, करियर जो एक सही मायनों में मैं कहूँ कि ये डायरेक्शन कैसे मिली डिजिटल की, वो ऐसे थी कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और उस टाइम पे ही फेसबुक और ये सब चीज़ें जो बड़ी। ईयर कौन सा है सर? ये ईयर होगा तकरीबन आज से 12-13 साल पहले। 12 यानी 2010 हम कह लें, 2010-11। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइम पे फिर जब ये सोशल मीडिया नया बिल्कुल आया था, तो एक दोस्त ने कहा कि जी उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो बेचने हैं, एक होटल में जाके एग्जीबिशन में डिस्प्ले करना। हमने उसकी हेल्प कर दी कि चलें ठीक है करते। 3 दिन का एग्जीबिशन लगाया, 1 रुपये की सेल नहीं हुई। अच्छा। और कॉस्ट जो लगी वो एक अच्छी खासी लग गई थी, कोई 30-40 हज़ार रुपये की। तो काफ़ी जो है ना फ्रेंड भी डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा सोशल मीडिया पे पेजेस आजकल लोग बना के
सेल कर रहे हैं अपनी चीज़ें, व्हाई डोंट यू ट्राई इट। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कैसे करें। आता मुझे भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा ट्राई तो करते हैं। तो देखा क्या क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं इस पेज को बनाने के लिए। तो देखा अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए होती है, थोड़ा बहुत कंटेंट लिखना होता है, एंड देन तो बस क्लाइंट कम्युनिकेशन या क्वेरीज का रिस्पॉन्ड करना। तो जब वो पेज बनाया, इट स्टार्टेड गेनिंग हाइप, क्योंकि बहुत शुरू के पेजेस थे, ईजिली आपको रीच मिल जाती थी। ऑर्डर्स आने शुरू हुए। उन ऑर्डर्स के बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक दुबई के क्लाइंट ने अप्रोच किया कि जी आप एक काम करें, ये सारे अपने प्रोडक्ट्स हमें एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, तो अब आपको वो रिटेल या 1-to-1 कस्टमर डीलिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वहाँ से फिर मुझे इसके पोटेंशियल का अंदाज़ा हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, ऐसे बिजनेस ग्रो हो जाते हैं यहाँ पे। तो आई स्टार्टेड टेकिंग मोर इंटरेस्ट इनटू इट। तो फिर उसके बाद कुछ क्लाइंट्स ऐसे ही ग्रैब किए सोशल मीडिया पे, वो कुछ गलत काम कर रहे थे, ठीक है, मतलब वो स्पैमिंग कर रहे थे या वो कुछ रूल्स के अगेंस्ट जा रहे थे। तो एक पेज पे मेरी नज़र पड़ी, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि यार ये पेज जो है ना आपका, आप गलत कर रहे हैं, आपका पेज ब्लॉक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारे CEO साहब से जो है ना मुलाकात कर लें, उनको आप समझाएं कि क्या होता है। उन्होंने ठीक है। उस टाइम पे हम ट्यूशन्स भी पढ़ा रहे थे साथ में। अच्छा। तो महीने के 3,000 रुपये ट्यूशन्स के मिल जाते थे। तो जब मैं उनके CEO से मिला तो अच्छा सेटअप अपने ही घर में, अपने ड्राइंग रूम में उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। तो मैं जब जाके उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि क्या करते हैं आप। मैंने कहा मैं इसी तरह से फेसबुक पेजेस वगैरह मैनेज करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमारा पेज चलाओ, कितने में चलाओगे। अब मैं उस टाइम पे 3,000 रुपये की ट्यूशन पढ़ा रहा था। मेरे लिए था कि अगर 3,000 रुपये मैं इससे मांग लूँ तो ना घर से बाहर जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे काम करूँगा और पैसे मिल रहे हैं, बुरा नहीं है। तो मैंने बड़ा ना उनको प्राउडली बना, मैं 3,000 रुपये महीना आपसे चार्ज करूँगा। सामने वो भी प्रोफेशनल थे। अच्छा। मैंने कहा 3,000 तो बहुत ज़्यादा है यार, 2,000 ले लो। अच्छा। अब मैंने कहा यार 2,000 रुपये में तो नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। तो फिर मैंने ना उनकी ज़रा ऑफिस की तरफ नज़र दौड़ाई। तो वो बेसिकली नॉन वोवन फैब्रिक्स के बैग्स, जो आपके शॉपिंग बैग्स वगैरह शॉपिंग करके निकलते हैं तो मिलते हैं ना, वो बेचते थे। तो उनकी दीवार पे काफ़ी सारे ब्रांड्स के बैग्स बने हुए थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप एक काम करें, आप ये 2,000 भी मत दें मुझे, आप सिर्फ हर महीने मुझे इनमें से किसी एक क्लाइंट से मीटिंग करवा दें। अच्छा। उन्होंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं भाई, करवा दूंगा। तो वहाँ से एक चीज़ ये हुई कि अपॉर्चुनिटी को सही तरह से अवेल करना। मैं 2,000-3,000 बोल भी देता, वो शायद दे भी देते, बट शायद वो मीटिंग्स मुझे कभी नहीं मिलती। और सही मायनों में उन्हीं मीटिंग से एक सही करियर डायरेक्शन का आगाज़ हुआ कि हर महीने फिर एक नहीं 2-2, 3-3 मीटिंग्स उन्होंने करवानी शुरू की। इवन आज भी जो मेरा नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है उस इनिशियल नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि फिर वो चेन रिएक्शन बन जाता है ना आपका, कि एक को जानते हैं, उसने दूसरे को रिकमेंड किया। तो वहाँ से फिर वन आफ्टर अनदर क्लाइंट टू क्लाइंट ग्रो करते गए। और उसके बाद फिर नहीं, तो उन क्लाइंट से आप क्या बात करते थे? क्लाइंट से बात ही कर रहे थे। उस टाइम किसी को ज़्यादा इतना आइडिया नहीं था कि सोशल मीडिया से आप किस तरह से सेल्स ला सकते हो या प्रमोशन कर सकते हो। तो हम ये बताते थे कि आपका जो भी बिजनेस है हम इसको ऑनलाइन डिस्प्ले करेंगे तो आपकी मार्केटिंग भी होगी और वहीं से आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे तो सेल्स होगी। उस टाइम एड्स वगैरह का चक्कर नहीं था, तो हम खुद जो है ना ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश करते थे ऑडियंस को। उनको खुद ही रिप्लाई भी कर रहे हैं, खुद ही पोस्ट कर रहे हैं। तो इट वॉज अ गुड टाइम। बट ये था कि हाँ, वहाँ से उनको थोड़ी बहुत रीच मिलना, थोड़ी बहुत सेल्स मिलना शुरू होती थी, एंड दे यूज्ड टू कंटिन्यू दिस थिंग विद अस। तो ये काम एक तरफ चल रहा था, साथ में दूसरी तरफ मार्केटिंग वगैरह की तरफ इंटरेस्ट था मेरा। तो एक्टिवेशन जैसे होती है ना मॉल्स में या कहीं पे भी, तो वो अशरिंग जैसे होती है, लड़के लड़कियां खड़े होते हैं, तो वो काम साथ साथ चल रहा था। वो भी मुझे बड़ा अच्छा काम लगता था कि यार 1,000 रुपये 1,500 रुपये रोज़ के मिल जाते हैं। इतने तो मुझे शायद कभी भी ना मिले अगर मैं ग्रेजुएशन कर भी लूँ। तो दिन के टाइम ये कर लेता था, शाम में सोशल मीडिया के पेजेस हैंडल कर लेता था। फिर वहीं उसी नेटवर्क से जहाँ मैं एक्टिवेशंस करता था, वहीं पे एक शख्स से बात हुई। तो उन्होंने कहा कि जिस एक्टिवेशन एजेंसी का प्रोजेक्ट है, आपका काम हमें अच्छा लगा, आपका डिसिप्लिन अच्छा लगा, आपकी डेडिकेशन, तो आप हमारे बैक ऑफिस में आके काम करो। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। इसकी आपको पूरी जो है ना फिक्स सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये की। मैंने कहा 45-40 हज़ार रुपये तो अभी मिल रहे हैं, तो 10,000। लेकिन वो इनकन्सिस्टेंट थी कि इवेंट है भी 2-3 महीने तक नहीं होगा, 4 महीने तक फिर क्या करोगे। तो मैंने कहा कि चलें ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने कहा 2-3 दिन का आप ट्रायल कर लो। मैंने कहा ठीक है। 2-3 दिन बैठा तो मेरी तो सारी वो होप्स और वो जो उम्मीदें थी वो सब ख़त्म, क्योंकि मैं था मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट। तो मुझे उनका फ्रंट अच्छा लगता था कि यार ये उनके ब्रांडेड टी शर्ट्स पहन रहे हैं हम लोग, या इनकी जो है ना उनकी ब्रांडेड गाड़ियों में घूम रहे हैं या स्टॉल्स पे खड़े हो रहे हैं। और वो एक
ऑडियंस फेसिंग, क्लाइंट फेसिंग, वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ तो एक क्यूबिकल में आप बैठ गए और डेटा एंट्री कर रहे हैं, आज कितने बंदे आए, कितने गए, तो मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने खैर वहाँ से उनको बोला कि नहीं सर, मैं मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर वो जो पहले क्लाइंट थे, उन्होंने एक दोस्त से मिलवाया, उसने कहा मैं भी एक एजेंसी में काम करता हूँ, वहाँ आके मिलो। थी वो भी एक्टिवेशन एजेंसी, लेकिन उन्होंने कहा कि मिल लो, देखो क्या बनता है। मैंने कहा ठीक है। उनसे मिले तो उनका सवाल ये था कि तुम क्या करते हो। मैंने यही 2 काम बताया कि जी करता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया क्या होती है? मैंने कहा सर सोशल मीडिया इस तरह से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम हैं तो एडवर्टाइजिंग और एक्टिवेशन एजेंसी, लेकिन हम सोशल मीडिया का एक डिपार्टमेंट लॉन्च करते हैं, तुम उसको हेड करो, क्लाइंट से हम मिलवाएंगे तुम्हें, टीम तुम हायर करो और उसके बाद काम भी एग्जीक्यूट करके तुम्हें देना है। तो टेक्निकली पहली जॉब में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि एक पूरे डिपार्टमेंट को बनाना और उसको हेड करना। लोग होंगे कि वो क्विट कर जाएंगे या कुछ इस तरह से। मैंने कहा नहीं, चैलेंज है, अच्छा है, मज़ा आएगा। आई टुक इट ऑन। उस टाइम हालत ऐसी थी कि ना इंग्लिश सही थी, ना कपड़े पहनने का ढंग सही था, और उसके बाद भी लेकिन उन बॉस ने काफ़ी सपोर्ट किया कि इंग्लिश में भी हेल्प की मेरी। अच्छा ये क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्या बात करनी है, कितनी करनी है, वो सब चीज़ें उन्होंने सिखाई। और इवेंचुअली फिर ये हो कि वहाँ पे एक अच्छा पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट हैंडल करने को मिला, जो कि मैं कह सकता हूँ कि Tier 1 के जितने क्लाइंट्स थे। तो उससे फिर और ज़्यादा बेहतर एक एक्सपीरियंस गेन हो गया। देन उसके बाद फिर अगेन वन एजेंसी टू अनदर, वो चीज़ें ग्रो करती गई। इवेंचुअली फिर मुझे यही चीज़ समझ में आई कि जब इतना टैलेंटेड हूँ मैं कि ये काम मैं अकेले कर सकता हूँ, तो वाई डू आई नीड टू बी ऑन अ सैलरी एंड वाई डू आई नीड टू बी पार्ट ऑफ दिस। और उसमें थोड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि आपकी लर्निंग रुक जाती है, कि आप जब जो चीज़ सीख रहे हो उसमें आपको कोई सिखाने वाला मजीद है नहीं है। मैं खुद भी यंग था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक ह्यूज थी, लेकिन मुझे भी ग्रो करना था। तो मैंने कहा कि सर लर्निंग रुक रही है, क्या कर रहे हैं? तो कोई ऐसा कुछ मुझे खातिर ख्वाह जो ना उनका रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि मैं चाहता था कि सर उस टाइम सोशल मीडिया पाकिस्तान में इतना था नहीं, दुबई की साइड हो रहा था। मैंने कहा सर ये एक सेशन हो रहा है या ये एक जो है ना इस इवेंट में मुझे जाना है, तो ऐसा जो वहाँ से वो इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो यार। देन फिर अनदर एजेंसी जो कि वाकई में सिर्फ डिजिटल फोकस थी और लर्निंग भी वहाँ अच्छी थी, तो उनके साथ फिर मैंने कोलैब इस तरह से किया कि आई बिकेम अ को-फाउंडर काइंड ऑफ अ थिंग ओवर देयर। और उनका बस एक इन्वेस्टर्स का पूल था, दे यूज्ड टू इन्वेस्ट इन दिस थिंग, एंड ऑपरेशंस अभी भी मुझे हैंडल करने थे। तो अगेन वही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी, टीम भी इस दफ़ा बढ़ी, क्लाइंटेल भी बढ़ा। तो वहाँ से फिर वो अच्छा खासा काम वहाँ पे किया और काफ़ी टाइम तक उस पर साथ हम चलते रहे। फिर इवेंचुअली अगेन कोविड हिट। कोविड के बाद फिर मैंने अपना ज़रा शिफ्ट फोकस जो है ना वो किया टूवर्ड्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और वहाँ से फिर रिमोट जॉब्स कह लें, फ्रीलांसिंग कह लें, उसकी तरफ गए। तो वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस मिला। और अब आप फ्रीलांसिंग भी छोड़ चुके हैं? फ्रीलांसिंग देखिए मेरी नज़र में एक आइडियोलॉजी या एक वे ऑफ लाइफ है। अच्छा। उसको आप छोड़ नहीं सकते अगर एक दफ़ा आपको मिल गई ना। अच्छा अच्छा। तो उसमें देखिए ये होता है कि एक होती है फुल टाइम फ्रीलांस। सही। कि जी वो क्या होती है? फुल टाइम फ्रीलांसिंग सिंपली ये है कि मैं कभी भी जॉब नहीं कर रहा, मैं अपने आवर्स को, या मैं टेक्निकली आप यही समझ लें कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं फ्रीलांसर हूँ। तो मेरे आवर्स मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, मेरा काम मेरी स्किल बेस्ड होगा। लेकिन वो अक्सर फ्रीलांसर ख़ुद को डार्क में रखने के लिए कहते हैं कि मैं फ्रीलांसर हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि ओवरऑल फ्रीलांसर्स के माइंडसेट की, तो शुरू में इनको जो इनफैक्ट बहुत सारे फ्रीलांसर ट्रेनर्स ये चीज़ें बताते भी हैं, टाइम बाउंड नहीं है, आप जितने डॉलर चाहें कमा सकते हैं, आप एक वक्त में जितने क्लाइंट्स चाहें हैंडल कर सकते हैं। पर उसमें अगर आप रियलिटी देखें तो आप शुरू में जब नए बच्चे होते हैं फ्रीलांसर, तो आपको छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 डॉलर के आपको मिल गए। लेट से आपको $10 के क्लाइंट मिलना शुरू हो गए, तो आपके माइंड में एक सर्टेन अमाउंट होगी ना कि मुझे एक महीने के अंदर इतने पैसे कमाने, चाहे वो $200 है, $500 है, $1000 है। फॉर इंस्टेंस कह लेते हैं कि जी $500, तो $10 के एवरेज से आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए होंगे वो $500 कमाने के लिए? 50। थक जाएंगे आप वो 50 क्लाइंट्स हैंडल करते करते। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, और वो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा तंग भी करेगा। हर क्लाइंट का मेंटालिटी डिफरेंट, और वो फ्लक्चुएट भी होगा कि कभी क्लाइंट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा। तो आपकी कोशिश क्या होगी कि काश $100 वाले 5 क्लाइंट मिल जाए, 5 क्लाइंट सुकून से काम हो। जब आप वो करेंगे तो भी अब आपको 5 डिफरेंट हैट्स पहननी है, 5 डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना है। आवर्स तो सेम ही आपके पास दिन के,
फिर आपकी होप होती है कि काश 250 वाले 2 मिल जाएं या 500 वाले एक ही मिल जाए बस। अच्छा, तो मेरा फोकस सेम रहे, बेशक वो मेरे पूरे आवर्स ले ले जो मैं फ्रीलांसिंग के देता हूँ, और नॉर्मल फ्रीलांसर 8 से 10 घंटे ही दे रहे, तो इवेंचुअली कर वो भी जॉब ही लेता है। अच्छा, कि मैं फ्रीलांसर हूँ, $500 मुझे महीने के मिलते हैं और मैं 8 घंटे इस क्लाइंट के लिए काम करता हूँ, तो तुम तो फ्रीलांसर ही हो गए, मतलब तुम तो जॉब वाले हो, जॉब ही हो गई तुम्हारी। उसको सिर्फ रिमोट जॉब आप कह लो कि हाँ आप ऑफिस नहीं जा रहे हो। तो मेरी नज़र में ये भी बहुत बड़ी नेमत है, हाँ, कि ऑफिस ना जाना पड़े, स्पेशली कराची जैसे शहर में जिसमें हम रहते हैं। तो उसमें जो ट्रैवल के आप मसले देख लें, आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो उसकी वजह से जो ना मुझे ये लगता है कि हाँ रिमोट जॉब इज़ अ गुड ऑप्शन, और इवेंचुअली हर फ्रीलांसर रिमोट जॉब्स की तरफ चला जाता है। तो या आई थिंक मेरी नज़र में फ्रीलांसिंग जो है वो रिमोट जॉब्स ही हैं इवेंचुअली। अच्छा, फ्रीलांसिंग रिमोट जॉब्स हैं आपके? क्योंकि देखें कोई भी फुल टाइम जॉब आपको अलाउ नहीं करती कि आप साइड प्रोजेक्ट्स करें, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उस पर। अगर वो करके भी आप ये चीज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ वैसे ही एथिकली गलत हो जाती है। लेकिन सिचुएशंस ऐसी है कि ना जॉब वाले सैलरी इतनी दे रहे हैं और ना प्रोजेक्ट्स के बगैर गुजारा हो पा रहा है, तो उसके लिए उनको बेचारों को करना ही पड़ता है। तो या तो जॉब मार्केट एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी फ्रीलांसिंग हम अलाउ कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, अनटिल अनलेस उससे आपका डे जॉब इफेक्ट ना हो। तो हम दोनों ने एक दूसरे को ने फसाद में जो है ना छुपाया हुआ, एक दूसरे को एक व्हील पहनी हुई है। जॉब वाले बोल के अपना जो है ना वो पूरी कर लेते हैं कि यार फ्रीलांसिंग मत करना, ये भी आगे से बोलते हैं नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं करूँगा। इसको भी पता है जॉब वाले को कि हाँ ये करेगा क्योंकि मैं इसको सैलरी कम दे रहा हूँ, उसके बगैर गुजारा नहीं है पॉसिबल। तो वो अब फ्रीलांसिंग देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी स्किल्स रिलेटेड या कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ही करें। मेरी नज़र में वो बच्चा जो सुबह दिन में जॉब कर रहे हैं और शाम में लेट सपोज वो किसी मार्ट में या कहीं पे 2 घंटे 4 घंटे के लिए भी जॉब करे ना, तो वो भी ऐसा एक फ्रीलांसिंग गिग ही है कि उसने अपने आप को मार्केट के लिए ओपन रखा हुआ है, जहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो डे जॉब मतलब पर डे के हिसाब से काम क्यों ना मिले, तो वो भी फ्रीलांसिंग है। अब उसको बेचारे को अपने एंड्स मीट करने हैं, वो करेगा किसी भी तरीके से। तो या तो आप उसको अलाउ कर दो, और दूसरे एंड पे जो आपका एम्प्लॉई है वो क्लियर कर दे कि भाई मेरा या तो आप सैलरी बढ़ा दो मेरी, तो मैं नहीं करता फ्रीलांसिंग, लेकिन इस सैलरी में तो भाई करनी पड़ेगी। जॉब वाला क्यों मना करते हैं फ्रीलांसिंग करने का? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। किस तरह? अगर आप इस टॉपिक में जाएंगे बड़ा डिटेल्ड हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा बता दें। जॉब मार्केट आपको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से एक स्लेवरी में डालती है, ठीक है। वो नहीं चाहती कि आप ग्रो करें, वो नहीं चाहती कि आप उनके मॉडल के बाहर कुछ भी सोचें। तो अगर आपकी सोच बाहर निकलना शुरू हो गई, आपको डॉलर्स में अट्रैक्शन नज़र आना शुरू हो गई, आप टाइम नहीं लगाएंगे जॉब छोड़ने में। फिर इनको दोबारा से वही 2-3 महीने की HR मैनेजमेंट करके हायरिंग्स करके वो करना पड़ेगा, वो टाइम ज़ाया होगा। आपके जाने से जो काम का लॉस ना सही डिले जो आएगा, और न्यू एम्प्लॉय को आके ट्रेन करने में जो टाइम जाएगा, वो उसको बचाने के लिए वो नहीं चाहते कि आप कभी भी ग्रो करें। क्योंकि एक सिंपल सिस्टम है ना, एक लेगो सेट आप कह लें कि हर पजल अपनी अपनी जगह पे रखा हुआ है, अब उसमें से एक निकालें तो दूसरे को ढूंढ के लाने में बड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से जो है ना जॉब मार्केट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड रखती है एम्प्लॉयज़ को कि आप बियॉन्ड नहीं जाएंगे। और भी वेज हो सकते हैं कि आप उनको ये डर होता है कि भाई कंपनी की हमारी इंफॉर्मेशन ना शेयर कर दे, या बहुत सारी वो पॉलिसी प्राइवेसी वगैरह की होती है। मेन मकसद उनका यही होता है कि ये चला गया तो मसला हो जाएगा, दूसरा कोई रिप्लेस करना पड़ेगा। अरे फ्रीलांसिंग की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये होता है फ्रीलांसिंग का, तो एक तो ये है कि उसमें घर बैठ के काम होता है। यानी अगर मिसाल के तौर पे कोई 2-3 घंटे के लिए कहीं जाके जॉब कर रहा है तो उसे फ्रीलांसिंग कहा नहीं जाता, मतलब फ्रीलांसिंग उसे ही समझा जाता है जो घर बैठ के। और स्पेशली जब भी फ्रीलांस का नाम आता है तो डायरेक्ट जहन जाता है डॉलर्स की तरफ, तो इसकी तरफ। लेकिन फ्रीलांस जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान बेस भी हो सकता है, और आपकी नज़र में तो अगर कोई जो है ना फिजिकली भी कहीं इन्वॉल्व हो रहा है तो वो भी आपकी नज़र में फ्रीलांसिंग है। सही, यानी फ्रीलांसिंग की फील्ड में भी डिफरेंट थ्योरीज हैं कुछ कुछ। देखो अगर फ्रीलांसिंग की बेसिक्स पे जाओ ना, जी तो फ्रीलांसर कहते किसे थे पता है आपको? एंशिएंट टाइम्स में, वाइकिंग्स के टाइम में जब ये जंगें वगैरह होती थी ना आपस में 2 कबीलों की, जी, तो उस बीच में एक ग्रुप होता था जो ना इनकी साइड से होता था ना उनकी साइड से, किराए का फौजी। हाँ। तो वो उसको फ्रीलांसर बोलते थे कि जिसने पैसे दे दिए, जिसने ज्यादा बड़ी बिड लगा दी, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। बिल्कुल।
तो ना वो डॉलर्स में कमा रहा था, ना वो रिमोट जॉब्स कर रहा था, घर पे बैठे हुए तो जंग नहीं लड़ रहा था ना। तो फ्रीलांसर का मकसद ये होता है कि देखें ऐसा बंदा जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं है विद देयर टाइम। सही। फिर चाहे वो कुछ भी करे, मेरी नज़र में तो जो आप लेबर्स देखते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वगैरह, कुछ होते हैं जिन्होंने अपने साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो उनके एम्प्लॉयज़ हैं। हाँ। लेकिन ये आप बहुत सारे जो देखते हैं मार्केट में जो बैठे हुए होते हैं, आप उनको अगर देखें तो वो भी फ्रीलांसर है। जी जी। सब बैठे हुए हैं, एक गाड़ी आके रुकेगी, वो क्लाइंट है। ये सब अपनी अपनी बिड्स और अपनी स्किल्स दिखाएंगे उसको जिसकी स्किल, जिसके टूल्स, जिसका एक्सपीरियंस समझ में आएगा वो उसको लेके चला जाएगा। तो वो फिजिकली जाएगा ना, क्योंकि उसका काम फिजिकली होता है। लेकिन मेरी नज़र में वो भी फ्रीलांसर है। एक काम है ही फिजिकल वाला। हाँ, तो फिजिकली होगा ना। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह अब कोई बच्चा लेट सपोज किसी सुपर स्टोर में 2-3 घंटे के लिए काम कर रहा है, तो वो काम करना ही फिजिकली है उसको, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड नहीं है। वो आज आए कल नहीं आए उसकी मर्जी, उसको सिर्फ वो जितने घंटे आएगा उसके पैसे मिल जाएंगे। सही। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रीलांसिंग। ओके फाइन, बड़ा मतलब ज़बरदस्त अंदाज में आपने फ्रीलांसिंग को माशाल्लाह एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं अगर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग जो कि आपकी फील्ड है, उस हवाले से अगर हम बात करें तो कैसे स्टार्ट की जाए डिजिटल मार्केटिंग, कहाँ से स्टार्ट की जाए, इस बारे में थोड़ा बताएं। कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, ये थोड़ा सा बताएं इसमें। 4 स्किल्स तो मैं हर किसी को बताता हूँ कि ये 4 स्किल्स आपने सीखनी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। सही। नंबर 1 इज स्ट्रैटेजी। आपको सोचना आना चाहिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो किसी भी फील्ड में, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग की बात नहीं कर रहा। जो आप सोच रहे हैं वो आपको कन्वे करना आना चाहिए, मतलब बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन या लिखना आना चाहिए। कंटेंट की इस फील्ड को आप कहते हैं कंटेंट, ठीक है। अब जो आपने बोल दिया है उसको प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइडिया आया, आपने किसी को दिया, उसने कहा ठीक है इसकी डिटेल्स और ब्रीफ और वो सब मुझे प्रेजेंट करो। तो वो एक राइट वे में आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो वो वहाँ पे ग्राफिक्स की स्किल आपकी काम आती है। अच्छा। तो मुझे लगता है तीसरी स्किल आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आती हैं, जिसमें मेनली ग्राफिक्स हर तरह की। चौथी स्किल आती है कि जब आपने वो प्रेजेंट कर दिया तो आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा हर एक स्लाइड के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट सर्विसिंग कह लें या क्लाइंट कम्युनिकेशन कह लें या क्वेरी मैनेजमेंट कह लें, आपको उन सवालों के जवाब देना, मतलब आपको सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, डिजाइनिंग की आपने बात की तो उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग तो नहीं ना, क्योंकि वो तो पूरी डिफरेंट फील्ड है। वो तो फिर फोटोशॉप पे बैठ के बंदा डिजाइनिंग, वो तो मुराद नहीं है ना यहाँ पे। नहीं, अगर एक शख्स पेपर पे कुछ पेंट कर रहा है तो ग्राफिक डिजाइनिंग तो वो भी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल है। तो ग्राफिक्स का मतलब ये है कि प्रेजेंट करना, ग्राफिक करना आ जाए आपको। सही है। पीपीटी जैसे बनती है, कोई भी पिक्चर उठा के डाल दी उसको थोड़ा, तो सॉफ्टवेयर बाउंड में नहीं कर रहा किसी को। ये स्किल बस आपको आनी चाहिए। जब ये 4 स्किल्स आपके पास आ गई ना, इन सबको आपने मर्ज करना है अपनी हार्ड स्किल के साथ। ओके, ठीक है। तो मैं फिंगर्स पे काउंट करके दिखाता हूँ। 1 स्ट्रेटजी, कंटेंट, डिजाइन, क्वेरी मैनेजमेंट एंड देन योर हार्ड स्किल। तो जब आप इन सबको मर्ज कर देंगे ना, देन यू विल बी एबल टू सेल इट मच बेटर। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जब डिजिटल में आते हैं ना, तो ये 4 फील्ड्स तो मुझे लगता है कि कांस्टेंट है। या वो एग्जाम में सवाल आता था ना कि ये वाला एग्जाम जो ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, हाँ जी, कंपलसरी क्वेश्चन, ये वो है कि इन 4 स्किल्स के बगैर तो आप फील्ड में आने का सोचना ही नहीं। अच्छा। और इनको फील्ड्स मत समझो, ये आपका बिल्ट इन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज से कुछ साल अगर हम पहले चले जाएं तो वीडियो कैमरे वगैरह वाले जो ये लोग थे, इनकी कितनी हाई डिमांड थी। अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते थे शादी कवर करवाने के लिए। देन जैसे जैसे एवोल्यूशन आया तो अब हर किसी के हाथ में कैमरे आ गए। तो क्या फोटोग्राफी की स्किल ख़त्म हो गई? ख़त्म नहीं हुई ना। वो इतनी कॉमन हो गई कि नाउ एवरीबडी कैन डू इट। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, दैट्स अनदर डिबेट, बट एवरीबडी कैन बी अ फोटोग्राफर। उस स्किल की इतनी डिमांड बढ़ गई कि दुनिया में हर किसी के पास वो चीज़ आ गई। मेरी नज़र में स्ट्रेटजी, कंटेंट, डिज़ाइन एंड क्वेरी मैनेजमेंट वो स्किल्स हैं कि उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि वो अब हर किसी को आनी ही चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह ना, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो आप कम से कम कैप्चर तो कर सके उस मोमेंट को, तो वो एक बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कुछ भी करने जा रहे हो, आप एक ठेला भी लगाने जा रहे हो ना, आप कुछ सोचोगे ना कि मुझे किस चीज़ का लगाना है, कैसा बनाना है। अच्छी बात है। तो उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें ठीक हो तो मैंडेटरी हो। सही है, ये मैंडेटरी होगी। अब डिजिटल मार्केटिंग की जब आप बात कर रहे हैं तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग
बहुत रैपिडली इवॉल्व भी की है विद टाइम। अभी तक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा इसका पेस स्लो था, कि 10 साल लगे हैं इसको बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट या सोशल मीडिया से लेकर आज के टाइम की जो डिजिटल मार्केटिंग अभी हम देख रहे हैं, जिसमें मल्टीपल फील्ड्स आ चुकी हैं। तो अब इसके बाद विद द हेल्प ऑफ एआई अब ये एवोल्यूशन और तेज होने वाली है। अच्छा, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बोलता हूँ कि आप एक तरह से बहुत लकी हैं कि आप एक पैराडाइम शिफ्ट जब आ रहे हैं ना, आप उस टाइम पे अवेलेबल हैं यहाँ उसको सीखने के लिए। जैसे हम थे आज से 10-12 साल पहले, जब दुनिया सोशल हो रही थी, हमने उसके मज़े उठा लिए। तो अब आपकी बारी है कि अब आप एआई के मज़े उठा लें। जिसने पकड़ लिया इसको वो ग्रो करेगा, जिसने अभी भी अपने आप को स्टैग्नेंट रखा, कि फॉर एग्जांपल जॉब्स में टाइपराइटर से जो कंप्यूटर पे मूव हो गया उसको प्रमोशन मिली, जो नहीं हुआ उसको रिटायरमेंट मिली। कंप्यूटर से जो आज के टाइम के डिजिटल टूल्स, स्मार्टफोन्स और डिजिटल ओवरऑल एटमॉस्फेयर पे आ गया, वो ग्रो कर रहे हैं। पीछे वाले फाइलिंग सिस्टम वाले या कंप्यूटर जिनको सिर्फ बेसिक टाइपिंग आती थी वो पीछे रह गए। इसी तरह सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग अब तक जो लोग कर रहे थे उन्होंने अपना कमा लिया। अब एक ये शिफ्ट आ रहा है, तो अब अगर इन्होंने भी अपने आप को एआई के साथ एडवांस कर लिया तो ग्रो करेंगे। अगर इन्होंने कहा कि नहीं एआई कुछ नहीं होता, सही है, तो फिर वो जो बच्चे नए तैयार हो रहे हैं ना, जिनके पास अब एआई की स्किल भी है, वो ग्रो करेंगे। तो अब एआई के थ्रू आप खुद देखें, एआई ने सबसे पहले किन सॉल्यूशंस को सॉल्व करना शुरू किया, किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया। एआई के थ्रू आप सोच सकते हैं कि यार मुझे बिजनेस प्लान बना के दे दो, मुझे ये करके दे दो। एआई ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ना, तो उसने तो सबसे पहले इंटेलिजेंस अपनी थ्रो की। उसके बाद उसने क्या किया कि अच्छा यार इसका मुझे कंटेंट भी लिख के दे दो। हम ये समझ रहे थे रोबोट्स आएंगे तो वो सबसे पहले मैनुअल लेबरर्स की जॉब खाएंगे कि जी वो वेटर नहीं रहेगा, वेटर रोबोट होगा और ये सब चीज़ें। बिल्कुल सही बात है। जबकि इसका ऑपोजिट हुआ, ऑपोजिट हो गया। व्हाइट कॉलर जॉब्स वालों को सबसे पहले मसला हुआ है। तो कंटेंट राइटर्स ने क्या किया, कंटेंट भी एआई हैंडल कर रहा है, ग्राफिक्स भी एआई हैंडल कर रहा है, चैट बॉट्स के थ्रू क्लाइंट कम्युनिकेशन भी एआई हैंडल कर रहा है। तो जो 4 स्किल्स मैंने बताई थी वो तो एआई कर रहा है। वो इतनी इन डिमांड या इतनी कॉमन है कि वो एआई ने सबसे पहले उनको हिट किया। उसके बाद फिर अब ये है कि आप डिजिटल में अपने आप को किस चीज़ से पहचाने जाना चाहते हैं। तो एआई की वजह से बहुत सारी जो स्किल्स, जो पहले स्किल्स मानी जाती थी, वो अब बड़ी कॉमन चीज़ें हो गई हैं। तो ये चारों चीज़ें तो बड़ी कॉमन हो गई हैं। एनीबडी कैन डू इट, सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। तो वो मैं कहूँगा कि आज के टाइम अगर सबसे अच्छी स्किल जो आप सीखना चाहो डिजिटल में, वो प्रॉम्प्टिंग की स्किल है, कि सही काम निकलवा लें आप एआई से। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। एक कंपनी में मैनेजर की सैलरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एम्प्लॉइज़। वो क्यों होती है? क्योंकि काम निकालना जानता है, काम लेना जानता है। एग्जैक्टली। तो आने वाले टाइम में मैनेजर्स की डिमांड ज़्यादा होने वाली है, या जो प्रॉम्प्ट दे सकता है बंदा उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, ताकि वो रिक्वायर्ड काम निकाल सके। अभी तो एआई फिर भी हवाओं में घूम रहा है ना, कि आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो, जो चीज़ बन गई आप खुश होकर ले लेते हो। आगे चल के आप इससे बड़ी प्रिसाइज आप रिजल्ट्स निकलवाओगे कि नहीं भाई मुझे इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। और इवन वो अगर आप देखें तो जो एआई के पेड टूल्स जब आप यूज़ करते हैं ना, तो वो काफ़ी हद तक उन प्रॉम्प्ट्स को समझते हैं और वो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट के 80-90% तक का तो करीब दे देते हैं। थोड़ी बहुत आप उसमें कस्टमाइज एडिटिंग कर लें। और स्टार्टिंग में ये है, तो आगे जाके तो पता नहीं क्या होने वाला है। आगे जाके भी बहुत चीज़ें होंगी। तो वर्चुअल रियलिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जो है ना एआई ऑटोमेशंस की तरफ जाएंगे और बहुत ये चीज़ें ग्रो करेंगी। ये क्रिप्टो की तरह या एनएफटी की तरह, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर फील्ड, इट्स अ वे ऑफ आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। यस, इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट। जैसे लैपटॉप्स के बगैर कोई काम नहीं है, तो ये भी एआई एक टूल है। एआई इज नॉट अ स्किल, ठीक है? उस टूल को सीखने की स्किल आपको चाहिए, बट उस एआई को एज अ टूल यूज करना है। तो अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी आ गई है, ठीक है? आपको एक दरख्त काटना है, आप नॉर्मल आरी से काटेंगे या आप वो एक इलेक्ट्रॉनिक वाली जो है ना वो लेकर आएंगे। तो आपको पता है दोनों में से बेहतर क्या चीज़ है, कौन ज़्यादा कन्वीनियंट है। लेकिन अगर आप स्टिल पिछली वही कुल्हाड़ी से ही करते रहेंगे तो दैट मीन्स कि आप दुनिया के साथ नहीं चल रहे, आप पीछे रह जाएंगे, आपके काम की प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाएगी। तो इसी तरह कंप्यूटर्स ने जैसे काम तेज किया था, अब एआई उसको 100x की स्पीड से बढ़ा रहा है। Exactly. तो जिसने वो टूल सीख लिया वो ग्रो करेगा,
क्योंकि अब आज के टाइम में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे स्लो पेस ऑफ वर्क। एक ब्लॉग लिखना है, आप किसी कंटेंट राइटर को बोल रहे हो, वो 2-4 दिन लगा के या 2-4 घंटे भी लगा के अगर वो कर रहे हैं, ये आपको 5 मिनट में दे रहा है। सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, क्वालिटी का डिफरेंस आ रहा है। क्वालिटी का वो क्वालिटी अगर यही कंटेंट राइटर अपने आप को ट्रेन कर ले कि मुझे इस AI टूल से वो काम निकलवाना है जो मैं लिखना चाहता हूँ, तो वो प्रॉम्प्टिंग उसको सही दे, तो AI आपको वो लिख के देगा। तो इससे ये नहीं हो रहा कि कंटेंट राइटर्स की जॉब जा रही है या ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब ख़त्म होने वाली है। नहीं, आप सिर्फ अपनी स्किल को अपग्रेड कर लें एंड यू विल बी अनबीटेबल देन। कि आप ही की क्वालिटी का काम, आप ही के माइंडसेट का काम, अब जहाँ पहले 4 घंटे में एक ब्लॉग लिख रहे थे, अब आप 10-10 मिनट में वो ब्लॉग निकालेंगे, आधे घंटे में चले निकाल लेंगे कस्टमाइजेशन के साथ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आइंदा आने वाले वक्तों में जैसे मोबाइल फ़ोन के साथ पिक्चर्स का इतना डेटा की भरमार हो गई कि हर पिक्चर्स अब बहुत मिल रही हैं, पहले तो एल्बम्स में लगती थी। इसी तरह अब ये कंटेंट डिज़ाइन और ये जितनी स्किल्स है ना, ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी कि हर शख्स आपको करनी पड़ेगी वो AI की मदद से। तो इस वे में मैं ये कहूँगा कि आप डिजिटल के हवाले से AI पे सबसे पहले फोकस करें, और उसके बाद जिस स्किल में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि अब डिजिटल की इतनी फील्ड्स आ चुकी हैं। और मैं यानी आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं स्पेशली? हाँ। अच्छा देखिए, मेरी नज़र में डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप बात करें ना, तो उसमें यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन भी है, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट भी है। आप इंडिविजुअली खुद के लिए भी कुछ करना चाहते हैं एज अ इन्फ्लुएंसर, वो भी है, ठीक है। आप ब्लॉग राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें तो उसमें हैं ही ऑलरेडी। इसके अलावा बहुत सारी कुछ फील्ड्स ऐसी भी हैं जो बड़ी नीश ओरिएंटेड फील्ड्स हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट, मैं कह लूँ इम्पैक्ट तो नहीं, मैं उसकी रेवेन्यू जनरेशन अगर कह रहा हूँ वो अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अक्सर देखा है क्रिकेट मैच हम लोग देख रहे होते, कोई चैनल नहीं मिल रहा ऑनलाइन मैच देखने का, एक यूट्यूबर उठेगा, वो अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग चला देगा। जी। ऑल्दो इट्स अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ यूट्यूब, उसका चैनल बंद हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी एक चीज़ है, पर वो क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हो रहे हैं डिजिटल में, इंडिविजुअल बेसिस पे, ग्रुप्स बेसिस पे लोग कर रहे हैं। इवन चाइना की अगर बात करें, बहुत सारी इंडस्ट्री ने तो अब पूरे क्लिक फार्म्स बना लिए हैं अपने वेयर हाउसेज में। सही। जहाँ आप उसको एक पेज दें कि भाई इस पे 1000 लाइक्स चाहिए, वो एक कोड चलाएंगे और उसके वेयर हाउस में हज़ारों मोबाइल फोन्स रखे हुए, उनमें से 1000 आपके पेज पे वो एक लाइक कर देंगे। अच्छा, ऑथेंटिक नहीं है उसकी, चले डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ऐसे भी काम हो रहे हैं। तो इनको भी मैं कंसिडर करूंगा डिजिटल की फील्ड में। तो मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि आप डिजिटल में ये करें या ये करें। जिस चीज़ का दिल है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो करें। जस्ट मेक श्योर कि वो जो 4 चीज़ें मैंने पहले बताई उनको इम्प्लीमेंट करें, देन अपनी स्किल सेलेक्ट करें और उसको AI की मदद से इन्हेंस करें। ठीक है। अच्छा, मैं अगर कोई बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, वो ये पॉडकास्ट अगर देख रहा है और उसको समझना है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आप उसे आसानी से जैसे फ्रीलांसिंग को आपने बड़ा अच्छे अंदाज से समझाया ना, वैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को भी समझाते हैं। अभी आपने थोड़ा समझाया, मैं चाहता हूँ मजीद इसको थोड़ा सा और आप बता दें। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग 2 वर्ड्स हो गए। हाँ, ठीक है। एक मार्केटिंग है जी, वो तो समझते हैं लोग कि किसी भी चीज़ को मार्केट तक पहुँचाना या अपने एंड यूज़र तक उसकी रसाई देना, उसको प्रमोट करना। और डिजिटल की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि डिजिटल टूल्स को यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, तो एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग वर्चुअली इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग इज़ डिजिटल मार्केटिंग। फिर अगर आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप, ये भी डिजिटल में ही कहलाएंगे? यही तो डिजिटल टूल्स हैं। नहीं, डिजिटल टूल्स तो लाइक वो नहीं हो गया जो सोशल मीडिया हो गया, या नहीं, वो तो सोशल मीडिया टूल्स हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी बिग अम्ब्रेला, वेरी बिग स्कोप। यहाँ पे इसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, ठीक है। चाहे वो आप किसी भी चीज़ को ले लें, SEO ले लें, वेबसाइट डेवलपमेंट भी इनफैक्ट मैं इसी के अंदर लेता हूँ। आप बात कर लें कि अगर मोबाइल डेवलपमेंट, इवन जितनी ये कस्टम डेवलपमेंट है ना, मेरी नज़र में तो क्योंकि आप उसको डिजिटली कर रहे हैं तो वो डिजिटल स्किल ही आ रही है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर इजी वे में समझाऊं तो आप अगर अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाते हैं कि जी मेरे दोस्त ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया
और वहाँ से उसको कोई कांटेक्ट कर लेता है, कोई ऑर्डर मिल देता है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। फिर डिजिटल मार्केटिंग की अगर स्किल्स या टूल्स की बात की जाए तो नॉर्मली हम टॉप पे ये देख रहे होते हैं कि अच्छा जी सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और क्या हो सकता है, पीपीसी कैंपेन्स हो गई, ऐसी हो गई। तो ये लिस्ट तो देखें, गूगल आप सर्च करें आपको मिल जाएगी। सही है। मैं जो चीज़ उस बच्चे को समझाऊंगा, मैं उसको ये समझाऊंगा कि भाई जो भी काम आप डिजिटल एनवायरनमेंट में रह के मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए अगेन पहले प्रोडक्ट होना भी चाहिए आपके पास, तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइड आती है, दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर उसकी आप मार्केटिंग करोगे, एंड जब आप मार्केट करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ से आपका एम क्या है, सेल्स लाने का, तो वो डिजिटल सेल्स आ जाती हैं आपकी। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही फील्ड्स हैं, बट सिंपली सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे आप ऑन ग्राउंड इतना एफर्ट्स नहीं कर रहे होते, जबकि आज के टाइम पे तो ऑन ग्राउंड आपके जितने एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो सब भी आप डिजिटल के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। हम एक वीडियो बनाते हैं या इवन एक कोई कंपनी अब तो बड़े बड़े एड्स बनाती है, वो टीवी पे चलाने के लिए नहीं बना रही, वो सोशल मीडिया, उसको चाहिए कि मुझे इस पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब्स के बीच में और ये रील्स और शॉर्ट्स के बीच में इसको चलाना है। बिल्कुल ऐसे है। तो ऑन ग्राउंड एफर्ट्स भी अब डिजिटल के लिए हो रहे हैं। तो दैट मीन्स, और उसके बहुत सारे फ़ायदे क्यों हैं कि डिजिटल बहुत बेहतर अकाउंटेबिलिटी देती है आपको, बहुत बेहतर आप जो है ना उसको एनालिसिस कर सकते हैं, आपके बजट्स बड़े कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल वेज एस्टैब्लिश्ड हैं। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग आपको सिलेक्ट भी करनी चाहिए, और स्कोप भी यही है कि अब आप रियल वर्ल्ड में अभी एआई यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो काम हो रहा है इन चीज़ों के ऊपर भी कि रियल वर्ल्ड में आप किस तरह से एआई को, वर्चुअल रियलिटी को इम्प्लीमेंट करें, बट अभी के लिए जितनी भी एफर्ट्स हो रही हैं वो सब डिजिटल के लिए ही हो रही हैं। इवन जब आगे चल के आप ये वीआर ग्लासेस भी पहन के घूम रहे होंगे सड़कों पे, तो भी वो डिजिटली ही ऑपरेटेड है ना। जी। तो उसकी बुनियाद डिजिटल पे ही होगी। हाँ, तो जिस तरह हमने पहले कहा था ना कि द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल आज से 10-15 साल पहले, जी। उसी तरह अब द वर्ल्ड इज गोइंग टू वर्चुअल रियलिटी। अब हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसकी बुनियाद वो डिजिटल है। सही है। और उससे पीछे भी अगर हम बात करें तो उसकी बुनियाद टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल और फिर आगे वर्चुअल हम कह सकते हैं। तो जिस तरह आपने फ्रीलांसिंग का बताया कि वो पूरा आपने एक अम्ब्रेला और उसके अंदर सभी तकरीबन बना दिया, तो यहाँ अगर हम डिजिटल की बात करें तो लाइक सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है, जो भी इन चीज़ों से कनेक्ट होकर काम कर रहा है वो डिजिटली ही मतलब वो काम उसको कर रहा है। अच्छा, अब इसमें हम मौजूद में थोड़ा जो है ना चेंज करते हैं और ई कॉमर्स की हम बात करें तो आपकी तो स्पेशलिटीज़ भी है, स्पेशलिटीज़ आपकी ई कॉमर्स में है, तो कैसे बंदा ई कॉमर्स की तरफ आए, कैसे स्टार्ट किया, सबसे पहला कदम, फर्स्ट स्टेप ई कॉमर्स में? पहले 4 कदम वही वाले ले ले, पहले वाले जो मैंने बताया। उसके बाद जब वो सोचे ना कि अच्छा मुझे ई कॉमर्स करना है, तो ई कॉमर्स में अब चैलेंज ये आता है कि जो जितने भी नए बच्चे आते हैं ना, वो दूसरों को देखा देखी उनको लगता है कि यार ये इतने पैसों के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हैं, इतनी सेल्स कर रहे हैं, उनको अभी कुछ समझ नहीं है कि एक बिज़नेस बनाना, उसको चलाना, उसके रेवेन्यू कैलकुलेशन, उसके एक्सपेंसेस, वो सब चीज़ें कैसे होती हैं। वो देखता है कि इस बंदे ने 5 लाख रुपए की सेल कर ली या 10 लाख रुपए की सेल कर ली महीने की, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस उसको ये लगता है कि यार 10 लाख रुपए कमा लिए, जबकि रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में बहुत फ़र्क होता है। ऑन एवरेज आप बहुत अच्छा स्टोर भी अगर आप चला रहे हैं ना, तो आप 30%, 33% तक का ही आप एवरेज प्रॉफिट गेन करते हैं। सही। तो पहले तो आप वो डिवाइड कर लो, और उसके बाद भी अगर आपको वो एक अट्रैक्टिव चीज़ नज़र आ रही है कि हाँ ये चीज़ करनी है मुझे, तो आप ये ध्यान में रख लो कि पहले इसके सारे डिपार्टमेंट्स को समझो। कि जब आपने सोच लिया है कि क्या प्रोडक्ट करना है मुझे सेल, तो मतलब प्रोडक्ट हंटिंग की पूरी स्किल आप समझ लो। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आप वेयरहाउसिंग करोगे, तो आप वेयरहाउसिंग स्किल्स पूरी सीख लो। देन उसके बाद आपको अपनी टैलेंट मैनेजमेंट या स्किल्स मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो करनी है वो आप करना सीख लो। उसके बाद आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गई। आप जो ये प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हो, चाहे आप मार्केट प्लेस पे जाओ, चाहे आप अपनी प्राइवेट कोई स्टोर बनाने की तरफ जाओ, शॉपिफाई, वर्डप्रेस वगैरह, आपको उन टूल्स को समझना है, उन टूल्स को या तो काम करवाना आना चाहिए। मैं तो इनफैक्ट ये भी कहता हूँ कि अगर आपको किसी और से काम करवाना है तो पहले उस काम को सीखो, ताकि वो आपको बेवकूफ़ न बना सके। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन उसके बाद अगेन वही क्लाइंट सर्विसिंग और ये सब चीज़ें तो आ ही गई उसमें।
तो आपको वो मार्जिन्स बनाने आने चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट मैं कितने पैसों में ले रहा हूँ और कितने में सेल करना है। एंड देन उसके बाद जब आप वो मार्केटिंग बजट और वो सब चीज़ें लगा के फिर प्रॉफिट भी जब आ गया, तो प्रॉफिट में ये नहीं कि ये प्रॉफिट मेरा हो गया, खर्च करूँगा, स्केल भी तो करना है बिजनेस को, उसके लिए भी तो एक अपने बजट मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू डू। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज के टाइम पे हमने फ्रीलांसिंग को भी बहुत ईजी बना दिया। 3 महीने का कोर्स करो और फ्रीलांसिंग के गुरु बन जाओ। हमने ई कॉमर्स को बड़ा इजी बना दिया है कि ये देखें जी 6 महीने के कोर्स में बच्चे ने इतने पैसे कमाने शुरू कर दिए। हमने डिजिटल मार्केटिंग को भी इजी बना दिया है। ऐसा नहीं है भाई, आपको वो बेसिक नॉलेज मिल सकती है, बट उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस भी करनी है, आपको उसका एक्सपीरियंस भी गेन करना है। इट्स गोना टेक सम टाइम। सो पहली चीज़ तो ये है कि आप प्रिपेयर हो जाएं इन चीज़ों पर। प्रिपरेशन कैसे करें? कोर्सेज के थ्रू? देखिए, इन्फॉर्मेशन तो मेरी नज़र में जहाँ से आपको मिले ले लें। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपको कोई कोर्स समझ में आ रहा है, आप कर लें वहाँ से, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप देखिए, मुझे ये लगता है कि जो लोग कोर्सेज की तरफ जाते हैं ना, और जो लोग यूट्यूब पे या डिफरेंट ऑनलाइन चीज़ों पे, इसमें क्या होता है कि एक तो जाते हैं ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ, उसमें आ जाती है टीचर की क्रेडिबिलिटी, उसकी मार्केट अवेयरनेस। तो यहाँ स्टूडेंट को 2 तरह के टीचर्स मिलते हैं। एक वो जिनके लाइफस्टाइल से वो बड़ा इम्प्रेस है, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये वाला ऑफिस है और इसके ये शशक हैं, तो ये मुझे भी ये सब दिला देगा। ऐसा नहीं है। तो आप ये देख लें कि भाई इसने 2-3 सालों में इतने बच्चों को पढ़ाया, किसने ले ली गाड़ी? और अगर ले ली तो अच्छी बात है, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है यार, ये वाकई में मुझे उस डायरेक्शन में ले जा रहा है। दूसरे होते हैं, दूसरी एक और चीज़ भी ये भी होती है कि हमें टीचर्स और बिजनेसमैन का फ़र्क समझना है कि अगर एक बिजनेसमैन ने एक बिजनेस बना लिया और उसके लिए वो चीज़ वर्क कर गई, तो ये गारंटीड नहीं है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ एक अच्छा टीचर भी होगा, और वो आपको एक्सप्लेन भी कर सके कि आपने कैसे बनाना है। टीचिंग एक स्किल है। आपको एक लेमैन को, जिसको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, उसको बिल्कुल नैरो डाउन करके, उसको मैं कहूँगा डम डाउन करके, इतना इजी करके बनाना है कि वो समझ सके। सही। और टीचर के साथ फिर जब वो टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, हमारे इवन मज़हब में उस्तादों का एहतराम और मुझे मकाम दिया हुआ है, वो किसी ऐसे ही नहीं दे दिया। ऐसे ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, कि अगर आपने किसी को कुछ सिखाया और आपने वो चीज़ सही नहीं सिखाई, आपको भी पता है कि ये चीज़ मैंने सही नहीं सिखाई, वो तो एक उसकी पकड़ अलग। आपने सही भी सिखा दी तो मुझे ये लगता है कि उस टीचर के ऊपर कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है कि आप उससे फॉलोअप लेते रहो कि भाई अभी भी सही चल रहे हो या नहीं चल रहे। बिल्कुल। या वो स्टूडेंट आपसे पूछ सके कि जी ये मसला आ रहा है, अब मुझे हेल्प कर दें। सही। हम लोगों ने कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑनलाइन अपलोड कर दिए होते हैं, बच्चा आता है, वो वीडियोस देखता है, रिव्यू दे देगा, अच्छा है बुरा है, चला जाएगा। तो वो टीचिंग स्किल जो होती है ना, वो हर बिजनेसमैन में नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि यार हमें अच्छा पढ़ाया नहीं गया। यार उसको पढ़ाना नहीं आता है, उसको अपना काम करना आता है, तो उसको मेंटोर बना लो बेशक, बट टीचिंग उससे एक्सपेक्ट मत करो। टीचिंग के लिए फिर आप प्रॉपर टीचर्स ढूंढो। अब चैलेंज फिर यहाँ टीचर्स पे ही आ जाता है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स जो हमने रखे हुए ना, वो रखे हुए 10-10 साल पुराने, और उनको हमने फुल टाइम टीचर ही रखा हुआ है। वो कर ही नहीं रहे कुछ और, तो वो नई स्किल्स नहीं सीख रहे, वो इवॉल्व नहीं कर रहे विद टाइम। तो बच्चा परेशानी हो जाता है कि जी मैंने 4-4 साल की डिग्री कर ली, लेकिन हमें अभी भी वो 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, तो अब मैं ग्रो कैसे करूँ? दैट्स वाई वो उस गैप को फिल करने के लिए वो जाते हैं इन शॉर्ट कोर्सेज की तरफ, इन डिप्लोमास की तरफ। तो यहाँ पे इनको वो बूस्ट मिलना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सारे ऑनलाइन वेज है। मुझे ये लगता है कि ये बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, उसको सिखाया जाता है कि इतने बजे यहाँ पहुँचना है, इतने बजे जो है ना ये चीज़ें इस तरह से होंगी, तो उसको बचपन से ही ट्रेन किया जा रहा होता है टू फॉलो ऑर्डर्स, क्योंकि हम तो जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं ना, हमारा तो सारा सिस्टम। ये खाने का टाइम है, और इसको अगर आप कंपेयर करें ना, ये बहुत हद तक सिमिलर है एक लेबर के लाइफस्टाइल से, कि सुबह बेटा 6 बजे उठ जाना, 7 बजे 8 बजे इधर पहुंचना है, 1 बजे खाना मिलेगा, इतने मिनट का ही टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, फिर दोबारा आ जाना, फिर दोबारा और काम मिलेगा, और उसके बाद फिर घर जाके भी ये काम और करना। तो ऐसे में बच्चा कैसे क्रिएटिव सोच ले? किसी बच्चे के पेपर के एंड में वो फूल पत्ते कुछ बना ले तो टीचर वो पेज पे फाड़ देंगे या उसको डांटेंगे,
तो हमने तो क्रिएटिव स्किल्स को और हमने एक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स को बिल्कुल इतना दबा दिया कि वो बच्चा सोच ही ना पाए इस डायरेक्शन से बाहर। जी। तो स्कूल में हम पहले ही उसको इतना दबा देते हैं, देन उसके बाद कॉलेज में जब वो आते हैं तो कॉलेज तक वो इतना, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है रिस्ट्रिक्शंस में रह के, तो हमारे वो कॉलेज में वो लगता है कि अब आज़ादी मिली है। वो क्या करता है, वो पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि जो काम उसने पिछले कर रहे हैं तकरीबन 10 सालों से लेट सपोज, अब वो उससे भागना शुरू होता है। तो क्लासेस बंक भी हो रही हैं, घूम भी रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, यंग भी हैं, वो उस डायरेक्शन में निकल जाता है। और वो उसकी जो हैबिट एक बनती है वही उसकी यूनिवर्सिटी में भी फॉलो कर रही होती है। तो यूनिवर्सिटी में भी वो कैजुअली उसको ले रहा होता है, लेकिन हाँ ये चीज़ उसके जहन में होती है कि जाना है, इस जगह पे जाना है, यहाँ बैठेंगे, टीचर आएगा, वो पढ़ाएगा, वो बोलेगा ये लिख लो, मैं लिख लूँगा, वो बोलेगा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो, देखूंगा अगर पे टाइम मिला तो जब ये शख्स आता है ना हमारी लेट सपोज कोई भी बिजनेस फील्ड को या बिजनेस करने के लिए या कोर्सेज सीखने के लिए, तो वो ऑनलाइन लर्निंग से इसीलिए घबराता है कि वो इतना कैजुअल हो चुका है अब अपनी लाइफ में कि अब उससे नहीं बैठा जाता 10 मिनट तक स्क्रीन के सामने भी, वो अटेंशन नहीं देना चाहता। आप उसको कुछ पढ़ाने बैठोगे, आधे घंटे की वीडियो कभी दिखा दो किसी को, 5 मिनट 10 मिनट में सर बोर हो गए थे, कहता नहीं पढ़ा ही नहीं जाता, नहीं पढ़ा जाता। फिर वो क्या करता है, वो कहता है कि नहीं मुझे फिर ऑनलाइन नहीं, मुझे फिजिकल क्लास ही चाहिए। तो अब फिजिकल क्लास में जब वो लेते हैं तो ऑब्वियसली उसकी एक सर्टेन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसके लिए वहाँ पे उसको वो प्रॉपर एक ट्रेनर चाहिए। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फिजिकल क्लासेस में आके 50-100 बच्चों के लिए अपना टाइम निकाले और वो सब चीज़ें पढ़ाए। तो यहाँ पे मिसमैच है एक चीज़, तो या तो वो बच्चा ऑनलाइन में अपनी अटेंशन डेवलप करना सीख ले, सही, या फिजिकल क्लासेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाए कि ट्रेनर सबको एक चाहिए जो बेस्ट है, लेकिन उसकी रीच हर जगह नहीं है। आप फिजिकल क्लास में भी अगर स्क्रीन लगा दें तो भी बच्चा ये तो ऑनलाइन ही हो गई भाई, मैं घर से ही ले लूँ। तो बड़े अभी इसमें गैप्स हैं जो हमें फुल करने की ज़रूरत है। सही। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाँ कि वो मतलब स्टार्ट तो उसने ले लिया, सीख लिया, अब वो आगे उसका पहला स्टेप क्या होगा सीखने के बाद? उसमें बेसिकली उसको सिर्फ ये चीज़ करनी है कि जब उसने ये चीज़ सीख लिया तो आते हैं उसके पास कि मॉडल्स कौन से लोग। जी बिल्कुल, मॉडल्स, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग की एक डायरेक्शन बड़ी पॉपुलर चल रही है, देन उसके बाद होलसेल हो गई, प्राइवेट लेबल हो गई, उसके अलावा आपकी आर्बिट्रेज की तरफ लोग जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाते हैं। मेरी नज़र में अगर मैं इसको बिल्कुल ड्रॉप डाउन करूँ ना और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझूँ तो ठीक है, ये सब अलग अलग वेज हैं, लेकिन कौन सा वे आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक बिजनेस जब भी आप शुरू करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग एंड परचेजिंग का आपका अल्टीमेट एम क्या होता है? बिजनेस ग्रो करना, बढ़ाना, पैसा कमाना। वो कैसे बढ़ेगा? जब आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेके जाएंगे। हाँ, पूरी दुनिया में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। जी। और वो कैसे होगी? जब आप एक्सपोर्टर बनेंगे, जब आपका माल बाहर जाना शुरू हो जाए। एक्सपोर्टर आप कब बनेंगे? जब प्रोडक्ट आपका होगा। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपने बिजनेस को उस लेवल पे लेके जाना है तो आपने बिल्कुल स्टार्ट में ही उसकी बेस बनाने के लिए वो सोचना है मॉड्यूल के कौन सा वर्क। एग्जैक्टली, कि अगर एक बिजनेस में स्केलिंग कैपेसिटी नहीं है, इवॉल्विंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसको करते रहो, एक ही साइकिल में घूमते रहो, मार्केट से प्रोडक्ट लो, 20-50 रुपए प्रॉफिट लो, बेचो, घुमाते रहो, महीने के आपके वो पैसे मिलते रहेंगे, आप उसको रीइन्वेस्ट करके प्रोडक्ट इन्वेंट्री बेशक बढ़ा लो, आप लाखों करोड़ों भी कमाना शुरू कर दो, लेकिन इवेंचुअली आप फिर भी बाउंड रहोगे उस सोर्स प्रोवाइडर के या उस मैन्युफैक्चरर के जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ, लेकिन ये हो सकता है ना कि एक बंदा ग्रो करते फिर वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ जाए, फिर वो आगे की तरफ जाए। हाँ, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट या आइडिया ये है कि मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इसके सारे डोमेन्स को समझ रहा हूँ, मुझ में भी पैसे नहीं है मेरे पास कि जी मैं पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाऊं या मैं बड़ी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करूं, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिसको स्टार्ट से करना है, आप उस पर बात कर रहे थे मेरे ख्याल से कि मैं कह रहा हूँ कि पहले सोच, वही वाली बात की ना कि सोच पहले अपनी रख लो कि कहाँ पहुँचना है, रास्ता क्या लेना है, दैट्स अनदर थिंग। तो ई कॉमर्स अगर स्टार्ट करना है, मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले आप स्टार्ट कर लो फेसबुक से। फेसबुक पे लोग लाइव जाते हैं,
अपने अपने प्रोडक्ट्स डेमो करते हैं, वहीं से ऑर्डर ले लेते हैं। कोई 1 रुपए का आपको स्टोर नहीं बनाना, कोई आपकी मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है। तो ई कॉमर्स बिजनेस तो चल रहा है। नहीं हो गई चीज, स्टैंडर्ड गिर गया ना यार बंदे का। स्टैंडर्ड देखें, अमेज़न पे जाए बंदा, कभी आपने किसी, अगर बिल्कुल लेमन टर्म में बात करूं तो सेल्स के जो बंदे होते हैं, जो एक धंधा करने वाला बंदा होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो ये देखता है मेरा माल बिक रहा है। और मैं अभी जिन कंडीशंस में हूँ उसके लिए बेस्ट है। अभी आपके पास पैसे ही नहीं है एडवर्टाइज करने के, ना किसी को कमीशन देने के, तो मैं आपको ये बोलूँगी नहीं, जब तक ये नहीं होगा तुम नहीं कर सकते। नहीं भाई करो, सोशल मीडिया है इसीलिए, बेचो अपनी चीज़ें। सही। और बाकायदा बेशरम होके बेचो। लोग अपने नाम के साथ लगा लेते हैं ना, ये वाला वो वाला फला वाला, तो तुम लगाओ, अच्छी बात है। अगर बिजनेस आ रहा है, सेल हो रही है, पैसा आ रहा है, तो क्या मतलब, ये तो है, इसमें क्या मसला है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि आपकी पहचान अगर आपके काम से हो रही है तो इससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है आपके लिए। आप खुद अपने ब्रांड एम्बेसडर बने हो, इट्स अ गुड थिंग। तो फेसबुक पे जाओ, फेसबुक के बाद देन आप चले जाओ इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर, ठीक है, दराज पे चले जाएं आप छोटे मोटे जो मार्केट प्लेसेस आपको नज़र आते हैं, आप वहाँ पे जाएं। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे भी आपको पैसे अभी इतने ज़्यादा नहीं देने पड़ रहे, आपको कमीशन थोड़ा सा देना पड़ता है, वो भी ऑर्डर आने के ऊपर। सही। आप अगर फेसबुक से ग्रो कर लिया है कि इतने पैसे हैं पीछे 5-10 हज़ार रुपये, तो आप दराज पे आ जाओ। दराज पे आपने ग्रो कर लिया, अच्छा, तो फिर आपको वो दराज का कमीशन बुरा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, कि यार मैं प्रोडक्ट भी मैं ला रहा हूँ, ऑर्डर भी मैं ला रहा हूँ, एडवर्टाइज भी मैं कर करके अपना कस्टमर लाता हूँ, और दराज को कमीशन देना पड़ता है। तो नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप मूव करते हैं कि अपने किसी प्राइवेट स्टोर की तरफ जाते हैं। देन आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएं, शॉपिफाई पे बनाएं, दैट्स टोटली अप टू यू। वो जब आपने बनाई तो वहाँ पे उस पे ये होगा कि जो कस्टमर आ रहा है ना, वो आप ही का कस्टमर है, वो आप ही का विजिटर है, वो आप ही से परचेज करेगा। दराज पे अक्सर औकात ये होता है कि आप क्योंकि प्रोडक्ट सेम ही बेच रहे होते हैं, तो बेशक आपने एडवर्टाइजिंग की, आपने मार्केटिंग की, और वो आपके स्टोर पे आ भी गया उस प्रोडक्ट पे, वो एक दफ़ा फिल्टर लगा के सर्च ज़रूर करेगा कि ये प्रोडक्ट और कौन कौन लोग बेच रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। कोई और शख्स 50 रुपये कम में भी बेच रहा होगा, वो उससे ले लेगा। तो पूरी मेहनत आपकी, लेकिन इवेंचुअली सेल किसी और की। इसलिए फिर वो मूव करता है अपने प्राइवेट स्टोर की तरफ कि यहाँ चाहे कुछ भी खरीदे, सेल मेरे पास क्या नहीं। सही। देन आप मूव करते हो इन स्टोर्स की तरफ। स्टोर्स पे सेल अगेन आप कोशिश करते हो, मैं अपने सबसे पहले इमीडिएट सर्कल को सेल करना शुरू करूँ, अपने शहर अपने मुल्क में बेचूँ। मुल्क में बिकती है चीज़, देन आप ग्रो करते हो कि अब इसको इंटरनेशनल लेके जाना है, ग्लोबल लेके जाना है। फिर आगे चल के आपकी कोशिश वही थी, जैसे मैंने पहली मिसाल दी, कि कोई ऐसा मुझे बंदा मिल जाए जो मुझे बोले कि भाई इसके बल्क में मुझे चीज़ें भेजा करो। तो देन यू बिकम अ मैन्युफैक्चरर, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पूरी दुनिया में माल, और वो एक अल्टीमेट आपका हो जाता है कि यू बिकम एन एक्सपोर्टर और अ मैन्युफैक्चरर, जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा कमाई है। कि अब आप जैसे जो आप पहले थे 10-20 साल पहले, अब ऐसे लोग आपके पास आएंगे कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत डिमांड में, बहुत अच्छा बिकता है, आप इसके हमें 50 पीस 100 पीस देना शुरू कर दें। तो आप इस मैकेनिज्म को भी समझें कि मैन्युफैक्चरर जब माल बना रहे हैं, बेशक वो क्वांटिटी में बना रहे हैं, ठीक है, उस क्वांटिटी में प्राइस कंट्रोल उसके हाथ में, उसको जितनी लागत आई वो उसी के हिसाब से अपना प्रॉफिट रखेगा, और वो माल आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देगा। डिस्ट्रीब्यूटर वो माल पे अपना प्रॉफिट रखेगा, वो आगे होलसेलर्स को दे देगा। होलसेलर्स अपना प्रॉफिट रखेंगे, वो उसके बाद रिटेलर को देगा, रिटेलर से कस्टमर तक जाएगा। तो इतने हाथ जब एक्सचेंज हो रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो हमारे जो ई कॉमर्स के बच्चे होते हैं ना, ज़्यादातर या तो रिटेलर से माल ले रहे हैं या होलसेलर से ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से जितना माल उठाना है उतनी तो आपकी कैपेसिटी नहीं। मैन्युफैक्चरर कभी आपको बात भी नहीं करेगा आपसे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आइडिया ये है कि यार अगर आप किसी भी तरह मैन्युफैक्चरिंग वे में आ जाओ, और मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने पूरा जो है ना इंडस्ट्री लगानी है, एरिया में जाके आपने इंडस्ट्री लगाई, 2-2 3-3 बंदे मिलके एक घर में कोई तेल बनाते हैं, और उस तेल की कीमत उनको आती है 200-300 रुपये, और 3-3 हज़ार रुपये का बेचते हैं। मेरे सामने की केस स्टडी। घरों में बैठ के लोग ज्वेलरी का काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो चीज़ें जा रही होती हैं। तो भाई स्टार्ट स्मॉल। इवन जो अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, पैकेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, अभी रमज़ान में आप देखिएगा खजूर के कितने ब्रांड्स आते हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो एक एक छोटे छोटे कमरे से हो रहे हैं, 2-2 3-3 लोग सिर्फ मिलके कर रहे हैं, या मोस्ट केसेस में तो एक ही बंदा कर रहा है।
वो प्रोडक्ट रेडी भी खुद कर रहे हैं, वो उसको पैक भी खुद कर रहे हैं, वो उसको डिस्पैच भी खुद करवा रहे हैं। तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग ही है, लेकिन प्राइस कंट्रोल आपके हाथ में आ गई है कि भाई मुझे अगर ये इतने की पड़ी है तो मुझे अपना मार्जिन लगाना इस पर पता है कि कितने का लगा रहा। वेयर एज जब आप रीसेलर मॉडल पे जाते हो तो अब आपको पता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इतने का है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये के प्रॉफिट पे खेल सकता हूँ और मैं उस पर किसी से कम्पीट ही नहीं कर सकता। कल को उसी डिस्ट्रीब्यूटर के बेटे का मूड बन गया ई कॉमर्स स्टोर खोलने का, उसको तो और माल सस्ता मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये कि उसके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट तो नहीं है, आप तो चले एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। वो चाहेगा मेरे स्टोर पे बंदा आ जाए, बेशक ये चीज़ मैं उसको 100 रुपये कम में दे दूँ, लेकिन वो 1-2 चीज़ें और भी डाल लेगा अपनी बास्केट में, मैं वहाँ से अपना प्रॉफिट पूरा कर लूँगा। तो जो मोस्ट सेलेबल या मोस्ट इन डिमांड प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर जिसने प्राइस कम कर दी वो क्राउड पुल कर लेता है, देन वो कोशिश करता है अपना बास्केट साइज बढ़ा ले कि आप इसके साथ ये भी कर लें, और वो अपना एक अच्छा एवरेज उठा लेते हैं। तो ऐसे में ये सारे जितने न्यू कमर्स या जितने छोटे ई कॉमर्स सेलर्स होते हैं ना, ये परेशान हो जाते हैं कि सेल नहीं आ रही। सेल कैसे आएगी भाई, आप मछलियों के मगरमच्छ से मुकाबला कर रहे हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपका होता तो हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूटर भी आपसे मांग रहा होता सही कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, और आप उसको फिर अपनी प्राइस पे देते। तो दैट इज़ वाई प्राइवेट लेबल या आपका प्राइवेट प्रोडक्ट होना ना बहुत आपको हेल्प कर देता है इन ग्रोइंग इन द ई कॉमर्स वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जो है ना और नीचे आके बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो एजुकेशन स्टूडियो है इसकी बैक पे एक पूरा स्कूलिंग सिस्टम है, तो बहुत सारे पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स जो है वो इससे अटैच हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बच्चों की बात करूं कि अब आगे का ज़माना, जैसा आपने बड़ी अच्छी उसमें डिटेल में बताया कि एआई का ज़माना है और ये सारी चीज़ें हैं, तो स्कूल के बच्चे स्पेशली उन्हें जो है ना वो इस वक्त कौन सी फील्ड्स जो है ना वो कौन सी फील्ड्स में आना चाहिए, कौन सी स्किल्स उन्हें सीखनी चाहिए, इस बारे में बताएं। यार मुझे लगता है बच्चों को अभी से जो है ना हम इतना प्रेशराइज कर देते हैं। अच्छा, अभी ना करें, अभी कुछ भी नहीं सीखें। खेलने कूदने की उम्र है, उनको खेलने कूदने। नहीं, सेकेंडरी में अगर आ गए बच्चे, सेकेंडरी लेवल पे 9 मैट्रिक का बच्चा है, अच्छा वो भी बच्चा है, 15-16 साल का भी तो वो बच्चे ही है यार। अच्छा, उसे नहीं सीखा है कुछ भी? मैं बताता हूँ, देखिए यार, आप उसको सिखाएं नहीं, ड्राइंग्स भेजते रहे उसको सिखाएं नहीं। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ, उसको खिलाएं। सही। अगर उसको ये लगेगा ना कि ये चीज़ मुझे पढ़ाई जा रही है या सिखाई जा रही है, तो उसके लिए वो एक और सब्जेक्ट बन जाएगा। खेल खेल में मतलब उसको कुछ करवाएं, उसको खिलाएं। अब जैसे मेरे भांजे हैं 5 साल का और 6 साल का, वो घर आती पहली चीज़ क्या बोलते हैं, मामू क्लिप ड्रॉप लगा दे। अब क्लिप ड्रॉप क्या है? हाँ, ये क्या एक एआई टूल है। अच्छा। उस एआई टूल में क्या होता है कि आप एक ड्राइंग बनाते हो कोई टेढ़ी मेढ़ी सी, और नीचे लिख दो कि मैंने ये बनाया है, और वो उसका एक बड़ा डिजिटाइज वर्जन ला के सामने दे देते हैं। अच्छा। तो वो सिर्फ आएंगे और 2-2 घंटे सिर्फ बैठ के ड्राइंग करेंगे, या मेरे फ़ोन को लेंगे, वो सिंपली इसका जो है ना ये पेन वेन निकाल के ड्राइंग करेंगे और यहाँ पे नीचे लिखते रहेंगे। 2 हैं तो दोनों लड़ते हैं, एक कंप्यूटर ले लेता है, एक ये मोबाइल ले लेते हैं, और वो सिर्फ क्या करेंगे कि कुछ बनाएंगे। बच्चों की क्रिएटिव स्किल इन्हेंस हो रही है, क्योंकि उसने दिमाग में यही सोचा था कि मैं एक शानदार सा जो है कि डिज़ाइन बना रहा हूँ, उससे बन नहीं पा रहा, वो अलग बात है। लेकिन जब वो बोल देता है ना कि ये चीज़ लिख देता है और वो देखता है, तो वो यूँ दिखाते ही, देखे मैंने बनाया है, ये देखे मैंने बनाया है, एआई की मदद से बनाया, दैट्स समथिंग। तो हम अगेन यही चीज़ मैं कहूँगा कि हम अगर अपने एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को ऐसे इम्प्लीमेंट इंटीग्रेट करते हैं, इस तरह से इंटीग्रेट करें कि वो काम ना लगे एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ थिंग। बच्चे स्कूल्स में क्यों लुक अप टू करते थे स्पोर्ट्स पीरियड के लिए? क्योंकि वहाँ वो एंटरटेन होते थे, उनको खुशी मिलती थी वो चीज़ करके। बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह अगर हम अपने करिकुलम को भी इस तरह से डिज़ाइन कर लें कि हम अब मुझे अगेन मैं बहुत कमेंट करता हूँ अपनी टीचर को और अपने स्कूल को भी कि उन्होंने जब हमें इंग्लिश पढ़ाई थी तो उन्होंने साथ में इंग्लिश कन्वर्जेशन का एक अलग पीरियड होता था और इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर का वो सब अलग होता था। तो कन्वर्जेशन में क्या होता था कि हमें जो है ना एक्ट करवाया जाता था डिफरेंट प्लेस के ऊपर कि आज आप जो है ना लेट सपोज हैमलेट के ये कैरेक्टर बने हुए और आप ये बने हुए और आप एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। तो इंग्लिश भी सीखते जा रहे हैं हम, बात कैसे करनी है, और साथ में हम अपने आप को वो कैरेक्टर समझ के ना खुश भी हो रहे हैं, फिर वो क्लास में पूरी बात हो रही है। तो इसी तरह हम क्यों नहीं बच्चों को बिजनेसमैन बनाने की तरबियत देना शुरू कर देते।
हम लोग बचपन में वो गेम तो बड़ा खेलते थे, मोनोपोली हो गया, ये इस तरह के गेम्स, और बचपन में वो गेम खेलने में मज़ा भी आता था। हम पूरे शहर के मालिक बन चुके होते थे गेम के एंड तक। लेकिन उस गेम ने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई। उसने हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया, उसने हमें पार्टनरशिप्स डीलिंग सिखाई, उसने हमें अपने कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करना सिखाया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो गेम में आप सीख जाते हो। तो जिस एज का बच्चा है ना, उसको आप उसी एज से के हिसाब से सिखाओ, एंड देन आप उसको उसकी वर्थ बता दो। अब दूसरी जब आप बात करें सेकेंडरी के बच्चा, जो लेट्स सपोज 9 मैट्रिक का जो बच्चा है अभी भी ये बच्चा ही, सही, ठीक है, जिम्मेदारियां उसको नज़र आ रही हैं सामने, उसको स्ट्रेस भी है, उसको टेंशन्स भी हैं। तो अब अगर इसके लिए आप कोई ऐसा मॉडल लेके चलते हैं जहाँ पे जो चीज़ अब तक वो सीख कर आया है, मुझे लगता है कि इवन इंडिया में ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है कि हर साल लेट सपोज ये 9th और मैट्रिक के बच्चों को शुरू में, स्कूल के शुरू में एक बजट अलॉट किया जाता है कि आप सबका ये बजट है, आप 3 बच्चों का ग्रुप है, ये आपका बजट है, आपने एक बिजनेस बनाना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और उसको चलाना है। तो वो बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ एक मेन प्रोजेक्ट वो दिमाग में चल रहा होता है कि ये बिज़नेस रेडी करना है, हमें इस बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाय द टाइम वो साल गुजरता है उनका एक रेडी बिजनेस है। अब वो किसी को बेचना चाहे बेच दो भाई, वो खुद उसको एग्जीक्यूट करना चाहे या वो कोई इन्वेस्टर लेके इसको ग्रो करना चाहे, उन सब में भी इनका एजुकेशन सिस्टम उनको हेल्प करता है। जबरदस्त। तो बाय द टाइम जब वो आते हैं मार्केट में, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं जो हमारा बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सीखना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे चले, आपने पढ़ाने के वाले से एक अच्छा कमेंट किया। कमाने की अगर बात की जाए, जैसे हम देखते हैं ना आजकल कोई भी बच्चा, उसका पैकेज बन जाता है न्यूज़ चैनल पे या किसी भी तरह उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बन जाती है कि छोटा सा बच्चा इतना कमा रहा है। आपके हिसाब से कमाने की एज, सही एज क्या है कमाने की? कितनी साल में कमाना शुरू करना चाहिए बच्चे को? कमाने की मेरी नज़र में तो हर एज सही एज है। अच्छा। जब आप बच्चे होते हो छोटे, तो आपके दादा या कोई घर का बड़ा आपको बुलाते हैं, बेटा नात सुना दो, बेटा किरत करके सुनाओ, पहला कलमा सुनाओ, और आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। कमा लिया ना, आपने अपनी स्किल दिखाई और उसके अगेंस्ट आपने पैसे कमा ली। और बच्चे तो हौसला अफजाई नहीं हुई। हौसला अफजाई इसी तरह हुई ना कि आपने उसको मॉनेटरी कंपनसेशन दी जो उसको बहुत वैल्यूएबल लगी कि हाँ, इन पैसों से मैं चीज़ खाऊंगा। सही। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ही समझें कि उस बच्चे को जब ये माइंड में आ गया कि मैं कुछ करूंगा या कोई ये काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो बार बार दादाजी के पास जाएगा या बार बार उनके पास जाएगा कि जी मुझसे सुने, मुझे अभी ये आ गया, और वो पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। सेम चीज़ जब आप स्कूल लेवल में होते हो, ठीक है, तो स्कूल लेवल में भी सेलिंग, परचेजिंग, बोरोइंग, स्टीलिंग, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, मेरे पास मेरे मामू ये घड़ी लेकर आए हैं, ये इतने रुपए की है, यार मुझे दे दे इतने की। नहीं, इतने की तो नहीं दूंगा, इतने की। हो गई ना एक बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं ये 2 पेंसिल लाया हूँ, मुझे देगा, पहले 5 रुपए दे, हालांकि वो 3 रुपए की अगर पेंसिल है फॉर सेल, प्रॉफिट तो कमा लिया। सही। यानी कमाने की कोई एज नहीं है, यानी आपके नज़दीक, मेरी नज़र में जितनी जल्दी कमाने के कॉन्सेप्ट को सीख ले उतना बेहतर है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपके बच्चे छोटे हो ना, उनको पॉकेट मनी भी मत दें। अच्छा। मेक देम अर्न देयर मनी। एक बजट एलोकेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को दिन में 50 रुपये, 100 रुपये अगर आप देते हैं, अब हमें तो 5-10 मिलते थे, मुझे याद नहीं आजकल का रेट क्या चल रहा है बच्चों का, लेकिन लेट्स से 100 रुपये भी अगर लगा लेते हैं कि बच्चे को दिन के 100 रुपये अगर पॉकेट मनी मिल रही है, तो 100 रुपये को डिवाइड कर लें कि आपको बच्चे से क्या क्या काम करवाना है। सुबह उठ के वो बेड नहीं बनाता, बेड के पैसे लिख दें 10 रुपये, बेटा बेड बनाओगे तो डे इवनिंग। तो आपने उसको बिल्कुल लेबर वाली जहनियत नहीं दे दी। देखें, उसको काम की अहमियत प्लस काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, ये चीज़ समझा दी। और इसमें अगेन आप उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फिर वो हर काम में पैसा सोचेगा ना, ये नहीं होगा। अच्छी बात नहीं है। नहीं, अच्छी बात तो है, लेकिन अगर हम इंसानियत के थोड़ा पर्सपेक्टिव से देखें, यानी ये तो बिल्कुल कैपिटलिस्ट सोच नहीं हो गई कि यार 1 रुपया भी मुझे कमाना है, मतलब मुझे किसी ने मशवरा भी करना है ना, मैं उसको बोलूँगा 10 रुपये रख मेरे सामने, तो यानी ये बिल्कुल उस तरफ नहीं चली गई बात। मुझे तो लगता है ये अच्छी बात है। अच्छा। ठीक है, सिंपल सी बात, आप इसको अगर इस तरीके से समझें
कि अक्सर औकात जो है ना, अगर आपको अपनी वैल्यू या वर्थ नहीं पता हो तो आपको बहुत स्पॉइल किया जाता है। हाँ, ये भी एक फैक्ट ठीक है, ये भी एक फैक्ट। लेट्स सपोज मैं अपनी मिसाल दे दूँ कि मुझसे लोग कंसल्टेंसी मांगते हैं, बट दे एक्सपेक्ट कि हमें 1-1 घंटे 2-2 घंटे के सेशंस करें हमारे साथ, अपनी ज़िंदगी का टाइम दे दे और हम इसको कुछ भी ना दें। और ऐसे हज़ारों लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज़, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरे पास तो टाइम लिमिटेड है, मैं हर किसी को कंपनसेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कहूँगा अच्छा जो जेन्युइन है उसको कंसर्न करूँ। वो जेन्युइन कैसे आएंगे मेरे पास जब तक मुझे उनकी नीयत कैसे पता चलेगी? भाई आप ये एक्स अमाउंट पे कर दो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको मेरी वैल्यू है अगर, तो आप मेरी वैल्यू पे करो, मेरे टाइम की वैल्यू एटलीस्ट पे कर दो, स्किल्स को तो चलो रहने दो। उससे क्या होगा, एक तो आप बहुत ज़्यादा स्पॉइल होने से फिल्टर हो जाते हो, दूसरा यू गेट पेड फॉर योर टाइम एज वेल। भाई एक टाइम ही तो भाई चीज़ है जो हम दुनिया में लेकर आए, अगर वही कहीं और लगा रहे हैं तो व्हाट्स द पर्पस। सेकेंड चीज़, जब आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर उसमें आपकी ये सोच है कि आई हैव टू अर्न फ्रॉम इट, तो ये तो बहुत वैलिडेट करती है हमारी फ्रीलांसिंग माइंडसेट को भी, कि मेरे पास 1 घंटा फ्री है, इस शख्स ने मुझे बोला ये एक डिज़ाइन बना के दे दो, दोस्त है मेरा, लेकिन मैं उसको बोलूँगा भाई पैसे लगते हैं। प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह, दोस्ती यारी अपनी जगह। बिल्कुल ऐसा है। मैं, तुम मुझे अभी पैसे दोगे इसके, शाम को उसी पैसे की मैं तुम्हें चाय पिला दूँ, वो अलग बात है, लेकिन डील हमारी ये है भाई, मैं किसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, वरना स्पॉइल बहुत होगी। तो कमिंग बैक टू द थिंग कि जब आप वो बच्चे को चीज़ सिखा रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसको सिर्फ आप काम के ही पैसे दो, आप उसको खेलने के भी दो, कि अभी तुम्हें 1 घंटा जो है ना क्रिकेट खेलनी है, लेट्स सपोज, तो उसको ये लगे कि यार अगर मैं एंजॉय भी करता हूँ उसके भी पैसे मिलते हैं, बट इट्स जस्ट कि यू हैव टू डू थिंग्स। एंड देन सेकेंड फेज में आप उस बच्चे को उन पैसों की सेविंग्स और री इन्वेस्टमेंट और वैल्यू भी समझाएं। अच्छा, इसके साथ मैं एक और बात ऐड कर दूं, उस पैसे को उसे किसी अच्छी जगह में खर्च करना भी सिखाएं। एग्जैक्टली, सदका देना सिखाएं उसे। तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस यहाँ पे पैदा करना जरूरी है। ज़कात का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं आप उसको, चैरिटी का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, इवन कल को उसको आप यही जो आपने कैपिटलिज्म की बात की या आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं, आप सिंपली आप बच्चे को जब स्टोर पे लेके जाए और वो जिद कर रहा हो ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, आप उसको बता दो बेटा ये पैसे हैं तुम्हारे पास, ये इतने का है, माइनस कर दूं। तो अब उसने कोई बड़ी चीज़ सोच के रखी होगी कि मुझे उस पार्क में जाना है, ये करना है, वो सोचेगा कि नहीं इतने पैसे कम हो जाएंगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो जिद का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। सही। और साथ में क्या होगा कि उसको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी सेविंग्स की भी, और सेविंग फॉर द सही थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट। सही। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगा आपसे, यानी समझे कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिक्स कर रही हैं चीज़ें, तो 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं चाहूँगा दोनों को एक साथ एड्रेस कर दें कि जॉब या फ्रीलांसिंग, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो पढ़ाई से बंदे की तवज्जो हट जाती है ना, एक तरीके से बंदा बोलता है स्किल्स पे ही कमा रहा हूँ तो ठीक है। तो ऑटोमेटिक होता ये है कि जब जॉब की हम बात करते हैं तो वहाँ पे डिग्री मैटर करती है ज़्यादा, और फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे स्किल ज़्यादा मैटर करती है। तो जॉब या फ्रीलांसिंग, और स्किल या पढ़ाई? पढ़ाई के मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो चाहूँगा कि आप पढ़ाई भी करें, सिर्फ लेकिन पैसा आता है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। मसला देखें उसमें एक वजह ये हो जाती है कि पढ़ाई करने से किसी को इनकार नहीं है, जो एजुकेशन सिस्टम का मसला है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें वो पढ़ा दो जो हमारे काम है। हमें नहीं सीखना कि 1800 सदी में क्या चीज़ हुई थी, किसकी किससे जंग हुई थी, या फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। आज की टेक्नोलॉजी की बात करो ना, तो अगर एजुकेशन सिस्टम खुद को रिफॉर्म कर दे तो मुझे लगता है एजुकेशन से बेहतर कोई चीज़ नहीं। फिर मतलब अलग से स्किल्स सीखने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, वहीं सिखाओ उनको स्किल्स भी। सही, ठीक है, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही उनको सिखानी चाहिए, तो इन सब चीज़ों की बाकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही। हमारा क्या होता है कि हफ्ते में 1 दिन कंप्यूटर का हमारा प्रैक्टिकल का पीरियड होता था, उसमें भी कोई ख़ास चीज़ हमें ऐसी सिखाई नहीं गई, बेटा ये पेंट कर लो या MS ऑफिस में खेल रहे होते थे बच्चे, टीचर कुछ आके बताता भी नहीं था कि आज हम ये सीखेंगे। वो चिल्ला के AC में बैठ गए, अपने काम कर रहे हैं, हम बच्चे अपना खेल रहे हैं, डेव खेल रहे हैं और डूम खेल रहे हैं और इस तरह के वो प्रिंस ऑफ पर्शिया टाइप के गेम, उसमें टाइम गया हमारा। सेम चीज़ अब क्या है कि अब अगर
अभी क्या चल रहा है, 80 to 90% थियोरेटिकल, हम बच्चों को चीज़ें याद करवा रहे हैं जी। और उनका जो है ना टेस्ट ले रहे हैं। इसकी याददाश्त कितनी अच्छी है। जी बिल्कुल। भाई याददाश्त की जिम्मेदारी सब आपके मोबाइल फ़ोन और इन गैजेट्स ने ले ली है। अब आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सिंपली उस स्किल में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात। कभी किसी क्रिकेटर को देखा हो कि उसने याद किया हो कि ये बॉल अगर यहाँ से घूम के आएगी तो मुझे ये शॉट मारना है? उसको सिर्फ शुरू में बता दिया जाता है, एक दफ़ा कोच उसका बताता है कि ये बॉल अगर यहाँ से यहाँ आएगी तो आपने ये वाले शॉट की ऑप्शन है। लेकिन उसके बाद वो शॉट की इतनी प्रैक्टिस करता है क्योंकि माइक्रो सेकेंड्स का टाइम होता है उसको रिएक्शन देने के लिए। अब जब वो बॉल आती है ना, वो सोचता ही नहीं है, उसकी मसल मेमोरी इतनी एक्टिव हो गई है तो उसको पता है कि ये बॉल यहाँ जाएगी, ये बॉल यहाँ जाएगी, ये बॉल यहाँ खेलनी है मुझे। सेम चीज़ अब हम लोग क्या करते हैं, हम थ्योरी पे इतना फोकस कर रहे हैं कि अगर हम इसको स्विच कर दें कि हम 80% प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिखाएं और 20% थ्योरी सिखाएं कि सिर्फ एक चीज़, बेटा ये होता है, इसका ये काम होता है, चले आए इसको करके देखें कैसा होता है। और जब आप उसको सिखाओगे तो बच्चे की वो मसल मेमोरी में सेव हो रही है चीज़ें। अब उसको सोचना नहीं पड़ेगा यार ये होम बटन, सर ने बताया था कि होम बटन पे जाएंगे, अब वो होम बटन पूरी स्क्रीन में ढूंढ रखा है, कर चुका है वो 3-4 दफ़ा क्लास में कर लिया, उसने होमवर्क कर लिया। तो अब अगर वो कभी क्लाइंट के सामने या बॉस के सामने जाएगा ना तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अब हो सकता है टीचर से बात कर रहा होगा, टाइप कर रहा होगा, जी सर ये चीज़, एंड वो चीज़ सही हुई होगी। तो दैट गिव्स यू एन एज फर्स्टली। दूसरा अगर बात करें जॉब या फ्रीलांसिंग की, अगर हम बात करें तो जॉब उसको करनी चाहिए जिसका माइंडसेट ही जॉब वाला है कि वो सेफ खेलना चाहते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं दे वांट टू प्ले सेफ कि मेरे हर महीने किचन इनकम आनी चाहिए, मेरे ये खर्चे हैं वो पूरे होने चाहिए, मेरी ये सेविंग्स होनी चाहिए। अच्छा, कई जॉब वाले ऐसे हैं जो कई बिजनेस वालों से बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस करते हैं विद टाइम। तो जॉब में भी मसला नहीं है, जॉब इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का एक पार्ट होते हो एंड यू मेक गुड बिगर थिंग्स। ज़रूरी थोड़ी छोटे छोटे 5-10 लाख के आपने स्टोरी चलाने हैं, आप इंडस्ट्रीज चला रहे हो यार। जॉब इज़ अ वेरी गुड थिंग, सिर्फ अगर आप उसमें कंटेंट हो कि हाँ मैं खुश हूँ ये काम करने में, मुझे अच्छा लगता है इस टाइम पे उठना, मुझे अच्छा लगता है यूँ तैयार होना रोज़ाना, मुझे अच्छा लगता है ये ट्रैवल करना, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे बैठना, मुझे अच्छी लगती है लाइफ, आई एम फाइन विद इट, और मुझे अपना पेचेक तो बहुत ही अच्छा लगता है। तुम्हारी तरह परेशान नहीं रहता हर महीने के इस महीने क्या होगा और अगले महीने क्या होगा। लेकिन सिर्फ उसमें चैलेंज वही आ जाता है ग्रोथ वाला, कि ग्रोथ आपको 10-20% मिल रही है, लेकिन अगर आपकी जॉब अच्छी है और वो आपको आपकी स्किल इन्हेंसमेंट के हिसाब से, कि फॉर एग्जांपल आपको वो 1 साल जॉब भी कर रही है, टाइम भी दे रही है कि आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, और जब आप ये स्किल लेकर आ जाएं तो आपकी पे स्केल भी हम इतना बढ़ा देंगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी बात है। जो जॉब की हम अगेंस्ट बात करते हैं ना, वो जॉब्स हैं जो स्पॉइल करती हैं अपने एम्प्लॉय की। वेयर एज अगर हम स्किल्स की बात कर लें तो स्किल्स वाला बंदा, वही बात है कि अप एंड डाउन चलेंगे, लेकिन अगर हम दोनों का आइडियल सिनेरियो ले रहे हैं तो जॉब वाला आइडियल सिनेरियो में CEO बन जाएगा, एक बहुत अच्छा पे स्केल उठा रहा होगा, रिटायरमेंट फंड्स वगैरह, बहुत अच्छी लाइफ होगी। लेकिन वो CEO उस पूरी कंपनी में से कितने बनते हैं? लेकिन बिजनेस में क्या होता है, स्किल्स में क्या होता है कि जिसके पास वो स्किल्स है वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है, ठीक है, और उसकी अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो देखें तो वो उस इंडस्ट्री का मालिक होता है जिसका CEO वो हायर होगा। तो देयर आर बोथ अपॉर्चुनिटीज, बट अगर आपको नहीं बनना CEO, मतलब CEO तक रुकना है, या आपको नहीं बनना भाई ओनर, तो ठीक है आप करते रहे जाओ। लेकिन अगर हाँ एम ये है कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ ग्रो करना है, कुछ मेरी एंटरप्रेन्योरियलशिप मेरी थिंकिंग है, मुझसे नहीं होती मोनोटोनस थिंग, तो फिर आप स्किल बेस्ड, आप स्किल्स इनहेंस करेंगे, आप टीम बिल्डिंग बनाएंगे, आप मतलब आप अपनी बिजनेस को ग्रो करेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पहुंच जाए। तो उसमें ये होता है कि आप मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकते हैं, टाइम फ्रीडम, आपके पास कुछ मसला नहीं है। जैसे मैं एक ही टाइम में 3-3, 4-4 चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है जी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि भाई ये मेरा किचन इनकम चला रही है, कुछ चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि ये अगर चीज़ हो गई तो देन तो समझो मज़ा आ जाएगा। तो वो चीज़ें फिर टाइम आप ग्रो करते हो दोनों। लेकिन एक सिर्फ अगर हम कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे हैं तो वो यही है कि अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आप पहले साल जॉब पर हैं, 3 साल बाद जॉब पर हैं, 5 साल बाद जॉब पर हैं, 10 साल बाद जॉब पर हैं, 20 साल बाद जॉब पर हैं, 30 साल बाद
जॉब पर हैं और जॉब से बाद आप रिटायर हो गए। लेकिन अगर आप स्टार्टअप इंडस्ट्री को देख लें या आप स्किल वाले बंदे को देख लें जो कि फ्रीलांसिंग को अपना रास्ता ले रहे हैं, तो वो हो सकता है वो पहले साल फ्रीलांसर हो, अगले 3 साल तक भी वो फ्रीलांसर रहे, 5 साल तक वो अपनी एक छोटी सी माइक्रो एजेंसी बना चुका होता है, 2-3 बंदे मिलके काम कर रहे होते हैं। 10 साल तक उसकी वो माइक्रो एजेंसी एक प्रॉपर एडवर्टाइजिंग या डिजिटल एजेंसी बन चुकी होती है, 8-10 लोग काम कर रहे होते हैं। 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप 10 साल तक फ्रीलांसिंग करते हैं, 10 साल के बाद जब आप जाते हो 20 साल तक, तो अब तक तो आपका अपना या तो पूरा सॉफ्टवेयर हाउस बन चुका होता है, या फिर आप जिस भी इंडस्ट्री में होते हो अच्छी खासी ग्रो कर चुकी होती है, मतलब आपका अपना बिजनेस बहुत ग्रो कर चुका होता है, स्टेबल होता है। 20 के बाद जब आप जाते हो 30 साल तक, जो जहाँ वो रिटायर हो गया जॉब वाला, यहाँ पे आप स्टार्टअप्स लॉन्च करने अपने शुरू कर चुके होते हो कि मैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट में। अब लेट्स सपोज दोनों ने 30 साल की उम्र में अगर करियर स्टार्ट किया, तो 60 साल की उम्र में ये रिटायर होंगे, 60 साल की उम्र में ये अभी स्टार्टअप अपने बना के लॉन्च कर रहे हैं। इसके पास अब पैसा भी है, कनेक्शंस भी है, नेटवर्क भी है, हर चीज़ इसके पास है, सब कुछ है। अब उसके बाद वो क्या करेगा, हो सकता है 10 साल और बाद स्टार्टअप्स बना के चलाने के बाद वो खुद एक पूरा इंस्टीट्यूट बन जाता है, वो दूसरों के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा होगा, वो इन्वेस्टर ही बन गया एक तरीके का, आप समझ लें। तो अब उसको ना कमाने की फिक्र है, ना ये फिक्र है कि इतना सा फंड आएगा, उसकी जनरेशन सेट है। वेयरएज ये वाला जो बंदा है, इसको रिटायरमेंट फंड आ रहा है, जी जी जी, ये उसमें खुश है। तो ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन होता है। मुझे ये लगता है कि जॉब में रहते हुए यू कैन नॉट वर्क ऑन योर ओन थिंग्स, तो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। तो जितनी जल्दी आप, अगर आपका माइंडसेट है ये वाला, आपको अच्छे आइडियाज आते हैं, आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं, देन गो फॉर इट। अगर फ्रीलांसिंग में रहते हुए भी सिर्फ आपको सर्विस ही देनी है ना, कि मुझे इसके लिए कंटेंट लिखना है, मुझे इवेंचुअली आप वही जो मैंने बात बताई कि रिमोट जॉब ही करनी है, रिमोट जॉब ही है, तो फिर आप चाहे फिजिकल करें या रिमोट जॉब करें, बात एक ही, आपने अपने घंटे लॉक कर दिए अगेंस्ट सम मनी। बट वो जो एवोल्यूशन आपको चाहिए ना, जो ग्रोथ आपको चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा अलग डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। सही सही सही। चलें, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी और ज़बरदस्त माशाल्लाह डिस्कशन रही आपके साथ। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम आज की इस पॉडकास्ट को इख्तिताम की तरफ लाते हैं और एक बार फिर हसन भाई के शुक्रिया के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू के साथ। अब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।